प्यारे साथियों, मेरे चैनल बालाजी महाकाल में आपका स्वागत है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अध्याय 151 स्वर्गीय महल से गुजरें। गलियारे के बिल्कुल किनारे पर बिपिन बबन के साथ साथ खड़े थे और उनके पीछे शिष्यों का एक बड़ा समूह था। ड्रैगन गेट के विपरीत हेवनली पैलेस जनता के लिए खुला था और हर कोई इसे देख सकता था। बिपिन, आप पहली बार हेवनली पैलेस से गुजर रहे हैं? ठीक है, बबन ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिपिन ने हाँ में सिर हिलाया। मुझे आपको याद दिलाना है कि हेवनली पैलेस का परीक्षण बहुत सरल है। हालांकि इन कठपुतलियों द्वारा कुछ बाधाएं पैदा की गई हैं। बस जहां तक आप जा सकते हैं जाएं और यह न भूलें कि आप रुक नहीं सकते या पीछे नहीं हट सकते। एक बार जब आप परीक्षण कर लेंगे तो परीक्षण समाप्त हो जाएगा, ये बबन ने कहा। रुक नहीं सका, बिपिन ने भौहें सिकोड़कर पूछा। दूसरे शब्दों में, मुझे आगे बढ़ते रहना है। हाँ, जब तक आप रुकते नहीं हैं तब तक आप सामान्य गति से या बहुत धीमी गति से भी आगे बढ़ सकते हैं। ये भी ध्यान रखें कि हेवनली पैलेस कुल मिलाकर 1 किलोमीटर लंबा है, बबन ने कहा। 1 किलोमीटर दूर? बिपिन ने अचानक रंग बदल लिया। बाहरी दुनिया में 1 किलोमीटर की यात्रा करने में केवल 1 मिनट लगेगा, लेकिन स्वर्गीय महल कठपुतलियों से भरा हुआ था जो उसे रोकने की कोशिश करेंगे, इसलिए उनके लिए गलियारे के बिल्कुल अंत तक सीधे भागना असंभव था। जहां तक संभव हो बस आगे बढ़ें। क्या आप तैयार हैं? बबन ने पूछा। बेशक, बिपिन ने सिर हिलाया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही वाक्य समाप्त हुआ, बिपिन और बबन एक बहती हुई रोशनी में बदल गए। उसी समय सीधे गलियारे के अंत की ओर दौड़ पड़े। स्वर्गीय महल में कौन सबसे दूर तक जा सकता है, ये देखने की प्रतियोगिता शुरू हो गई थी, और वे दोनों एक ही समय पर शुरू हुए। गलियारे के किनारे पर बड़ी संख्या में शिष्य आशा से देख रहे थे। जैसे ही बिपिन और बबन गलियारे में दिखाई दिए, कठपुतलियां तुरंत जीवित हो गईं और उनकी ओर दौड़ पड़ीं। बबन अर्थी ड्रैगन सूची में दूसरे स्थान पर है। बिपिन की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। मैं पिछले 2 वर्षों से तलवार मकबरे में लगातार साधना कर रहा हूँ। मेरी ताकत इतनी बढ़ गई है कि मैं यिन यांग शून्य क्षेत्र में आम विशेषज्ञों को मार सकता हूँ। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि सांसारिक ड्रैगन सूची के शीर्ष 10 विशेषज्ञ हैं यिन यांग शून्य रीन में। योद्धाओं को मारने में भी सक्षम है और शीर्ष 3 में स्थान पाने वाले राक्षसी स्तर पर हैं। ये बबन सांसारिक ड्रैगन सूची में दूसरे स्थान पर है। हम दोनों के बीच जो अधिक मजबूत है। बिपिन बबन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उत्सुक था। जब उसने 10 कठपुतलियों को अपनी ओर दौड़ते देखा तो उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। मेरे रास्ते से हट जाओ। जैसे ही ठंडी तलवार की छाया बाहर निकली, एक पल में गुस्से की चीख सुनाई दी। भारी मात्रा में स्वॉर्ड एसेंस ऑफ अर्थ के साथ बेलगाम स्वॉर्ड शैडो ने तुरंत कठपुतलियों पर प्रहार किया और उन्हें बिपिन को छूने का मौका दिए बिना ही गिरा दिया। बिना इंतजार किए बिपिन ने हमला करना जारी रखा, लेकिन 10 और कठपुतलियां उसकी ओर दौड़ पड़ीं। इन 10 कठपुतलियों की ताकत स्पष्ट रूप से उन कठपुतलियों से अधिक मजबूत थी जिन्हें उसने अभी अभी खदेड़ दिया था। हम जितना आगे बढ़ेंगे ये कठपुतलियां उतनी ही मजबूत होंगी। वे एक बड़ी बाधा भी होंगी। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बिपिन को लगा जैसे उसे स्वर्गीय महल में मुकदमे की बुनियादी समझ थी। अब जब उन्हें स्थिति समझ आ गई है तो वे अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो भी। एक गुर्राहट के साथ बिपिन ने तुरंत अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी और एक बेलगाम तलवार छाया का उपयोग करते हुए उसने अपनी क्षमता के शिखर तक उग्र पवन तलवार सार का उपयोग किया।
अग्निमय ड्रैगन की तरह भयानक तलवार की छाया ने आसानी से कठपुतलियों पर बमबारी की और उन्हें पीछे की ओर गिरा दिया। बिपिन को किसी भी तरह से रोका नहीं गया था, इसलिए वह इस प्रक्रिया में कठपुतलियों पर हमला करते हुए आगे बढ़ता रहा। दूसरी तरफ बबन ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी हथेलियां एक के बाद एक आगे की ओर पटकती थीं और उसके खून के रंग के दस्ताने इस समय एक इंद्रधनुषी चमक बिखेर रहे थे। उसके हमलों से हवा भी कांपने लगी थी। उनका हर वार भयावह था। प्रत्येक प्रहार में प्रचंड आग और पानी की बूंद का संयुक्त तत्व शामिल था। जल और अग्निसार। जाहिर है बबन ने दो एसेंस को भी जोड़ दिया था। बबन का जल और अग्निसार बिपिन के उग्र पवनसार से कमजोर नहीं था। साथ ही बबन की हस्तरेखा विद्या अत्यंत भयानक, भयावह एवं भयानक थी। एक के बाद एक झटके के बाद कठपुतलियों को उसे छूने का मौका भी नहीं मिला और फिर वापस गिरा दिया गया। बेहद शानदार। क्या ये सांसारिक ड्रैगन सूची में दूसरे रैंक की ताकत है? बेहद भयानक। बबन बहुत ताकतवर है। उसकी हर चाल स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम लगती है। हालांकि मैं सांसारिक ड्रैगन सूची का विशेषज्ञ हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके हमलों का सामना कर सकता हूँ। बिपिन इतना मजबूत है कि उग्र पवन तलवार सार की उसकी समझ बहुत अधिक है। साथ ही उसके हिंसक, भयंकर और तेज हमले सौभाग्य से वे कठपुतलियां विशेष सामग्रियों से बनी हैं जो अटूट हैं, अन्यथा वे पहले ही टुकड़ों में काट दी गई होती। वे दोनों बहुत मजबूत हैं। बबन ने जो कहा वह सच है। जब बिपिन ने अभी आरुष के साथ प्रतिस्पर्धा की तो उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं किया। उसने अपने उग्र पवन तलवार सार का भी उपयोग नहीं किया। बड़ी संख्या में शिष्य उस बारे में बात कर रहे थे और उनमें से प्रत्येक बहुत हैरान था। हालांकि बिपिन और बबन दोनों के पास ताकत होने के बावजूद वे गलियारे में जितना आगे बढ़ते गए, वे कठपुतलियां उतनी ही मजबूत होती गईं और उनके द्वारा उतनी ही अधिक बाधा उत्पन्न होती गईं। जल्द ही दोनों की गति धीमी होने लगी। उनके लिए आगे बढ़ना काफी मुश्किल होने लगा था। अंत में टकराना। एक कठपुतली एक भयंकर कृपाण हमले के साथ बिपिन के पास आए, लेकिन बिपिन ने उसे झेलने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। भयानक तलवार की छाया ने तुरंत आने वाले कृपाण से टकराकर शून्य को छेद दिया और तुरंत कठपुतली को पीछे की ओर धकेल दिया। हालांकि इस कठपुतली के कृपाण की शक्ति कमजोर नहीं थी, हालांकि यह बिपिन को चोट नहीं पहुंचा सकती थी, फिर भी उसे एक पल के लिए रोकने के लिए पर्याप्त थी। उस विराम का मतलब था कि यह परीक्षण समाप्त हो गया था, इसलिए उसके आसपास की कठपुतलियां तुरंत रुक गईं। लगभग उसी समय जब बिपिन रुका तो बबन को भी कठपुतली ने रुकने पर मजबूर कर दिया। एक ही क्षण में वे दोनों रुक गए थे और उनकी परीक्षाएं लगभग एक ही समय पर समाप्त हो गई थीं। इस समय उनके बीच की दूरी 10 मीटर से भी कम थी। एक आगे था और दूसरा थोड़ा पीछे था। बाहरी दुनिया में 10 मीटर की दूरी एक कदम के समान थी, लेकिन स्वर्गीय महल में ये कहीं अधिक जटिल थी। ये दृश्य देखकर गलियारे के किनारे खड़े शिष्य भी आश्चर्य से खड़े हो गए और बिपिन की ओर देखने लगे। पैलेस मास्टर्स ब्लैक एंड व्हाइट के साथ साथ टेम्पल मास्टर्स भी ये दृश्य अवाक होकर देखते रहे। केवल 10 मीटर की दूरी एक कदम से तय की जा सकती है। बिपिन इतना भाग्यशाली नहीं है। हाँ, 10 मीटर पीछे जो शख्स था वह बिपिन था। अगर हमेशा की तरह पीछे जाना एक सच्चाई थी, लेकिन अब महज 10 मीटर की दूरी में भी संयोग लग रहा था। अध्याय 152। गहन स्वर्णकोर क्षेत्र का शिखर। मैं हार गया। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी मैं हार गया, बिपिन ने बेबसी से कहा। उसने वास्तव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अपनी पूरी शक्ति के साथ फायरी विंड स्वॉर्ड एसेंस का उपयोग करने के बाद भी वह 10 मीटर पीछे था। हुश हुश। बिपिन बबन के साथ गलियारे के किनारे पर लौट आया।
बड़ी संख्या में शिष्य उत्साह से उनकी ओर देख रहे थे। पैलेस मास्टर व्हाइट बबन ने कहा कि आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। आपकी ताकत में 3 साल पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ है। आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं पैलेस मास्टर। मैं भाग्यशाली था कि इस बार मैं 10 मीटर आगे था। आखिरकार यह पहली बार था कि बिपिन हेवनली पैलेस से होकर गुजरा। वह अभी तक इससे पूरी तरह परिचित नहीं है। अगर उसने दोबारा कोशिश की तो शायद मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। उसकी ताकत उससे कहीं अधिक है, मेरा बबन ने कहा। ये सुनकर आसपास के शिष्य दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बबन ये स्वीकार करेगा कि बिपिन की ताकत उससे अधिक थी। हर कोई जानता था कि बबन अर्थी ड्रैगन सूची में दूसरे स्थान पर था, जबकि बिपिन की उम्र कितनी थी मैं हार गया, और यह सच है अगर हम एक बार और लड़े तो भी मैं हार जाऊंगा, बिपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, आप दोनों ने लड़ाई पूरी कर ली है, इसलिए अब प्रतियोगिता का समय है। प्रतियोगिता के दौरान 7 विजेताओं का चयन किया जाएगा। आइए सुनते हैं कि पैलेस मास्टर व्हाइट ने क्या कहा। शिष्य फिर से मार्शल आर्ट अभ्यास क्षेत्र में लौट आए और खुद को प्रतियोगिता में झोंक दिया। शेष 7 सिफारिशों पर लड़ाई बहुत अधिक क्रूर होगी। यह एक ऐसी प्रतियोगिता थी जहां हर किसी को अपनी ताकत पर निर्भर रहना था। केवल 7 सबसे मजबूत लोगों को चयन लड़ाई में भाग लेने की अनुमति थी। जेवियर ठंडे चेहरे के साथ सीधे आरुष की ओर चला गया। आप सही कह रहे हैं आरुष, आपकी सिफारिश का मौका मेरा होगा, जेवियर ने ठंडे स्वर में कहा। कितना हास्यास्पद है कि तुरंत क्रोधित होकर आरुष ने खुद को जेवियर के साथ लड़ाई में झोंक दिया। कुछ ही मिनट बाद ये भीषण युद्ध समाप्त हो गया। परिणाम ने ड्रैगन पैलेस के लगभग सभी शिष्यों को चकित कर दिया। आरुष फिर हार गया। पहले बिपिन ने उसे हराया, अब जेवियर दूसरे नंबर पर था जिसने उसे हराया। हालांकि जेवियर बिपिन की तरह आरुष को 3 चालों में हराने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसने बिना किसी सस्पेंस के पूरे मैच में आरुष को पछाड़ दिया था। ये स्पष्ट था कि जेवियर की युद्ध शक्ति आरुष की तुलना में बहुत अधिक थी। शीर्ष 10 जेवियर की ताकत इतनी मजबूत है कि उसे अर्थी ड्रैगन सूची के शीर्ष 10 में स्थान दिया जा सकता है। हमारे पास एक और शक्तिशाली व्यक्ति है। हाँ, आरुष के लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिरकार वह अर्थी ड्रैगन सूची में 14वें स्थान पर है, लेकिन आज उसे 2 लोगों ने हरा दिया। उन दोनों ने उसे जबरदस्त कर दिया। शिष्यों की चर्चा सुनकर पैलेस मास्टर व्हाइट और अन्य लोग खुश और आश्चर्यचकित हुए। जेवियर अर्थी ड्रैगन सूची के शीर्ष 10 में शामिल होने के लिए काफी मजबूत थे, जिसका मतलब था कि इस बार उन्हें ईस्टर्न हंट में एक और स्थान मिल सकता है। इसलिए निश्चित रूप से वे खुश थे। जेवियर के अलावा एक और उत्कृष्ट नवागंतुक था जिसने उनका ध्यान खींचा। ये शख्स थी रोशनी। यह महिला, उसकी तलवारबाजी बहुत अजीब है। उसने लगातार 3 वरिष्ठों को हराया है। उनमें से एक तो अर्थी ड्रैगन सूची में 29वें स्थान पर है। जब शिष्य इस पर चर्चा कर रहे थे तो रोशनी ने चौथे वरिष्ठ को हरा दिया, इसलिए उसके पास सिफारिश प्राप्त करने का बहुत अच्छा मौका था। इस बार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 4 नवागंतुकों में से बिपिन, जेवियर, रोशनी और सुमित के अलावा अन्य 3 को ड्रैगन पैलेस की ओर से एक सिफारिश मिलेगी। वे अगले महीने देवभूति राजवंश में आयोजित चयन लड़ाई में भाग ले सकते हैं। हाँ, आप तीनों वास्तव में उत्कृष्ट हैं। आप निश्चित रूप से मेरे भाई बहन हैं। वांग युआन मुस्कुराए और गर्व से कहा, विशेष रूप से बिपिन, जब आपने बबन के साथ प्रतिस्पर्धा की तो आप बहुत दुर्जेय थे। हर कोई जानता है कि वह अर्थी ड्रैगन सूची में दूसरे स्थान पर है, लेकिन मैं अभी भी हार गया था। बिपिन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसे बिल्कुल भी गर्व या खुशी नहीं थी। तलवार के मकबरे में 2 साल की गहन साधना के बाद उसने सोचा कि उसकी ताकत सांसारिक ड्रैगन सूची में नीचे
दिखने के लिए पर्याप्त होगी, लेकिन जाहिर तौर पर वह गलत था। यहाँ तक कि दूसरे स्थान पर रहे बबन को हराना इतना कठिन था। यज्ञेश का तो जिक्र ही नहीं, जो पहले स्थान पर था, क्योंकि वह बबन से थोड़ा कमजोर था। यज्ञेश कितना मजबूत था। अगले महीने चयन की लड़ाई हर जगह से विशेषज्ञों को इकट्ठा करेगी। यज्ञेश एक अद्वितीय प्रतिभा है जिसे ब्लड फेदर टॉवर ने विस्तृत रूप से तैयार किया है। वह निश्चित रूप से इसमें भी भाग लेगा, जिसका मतलब है कि वह शायद मेरे साथ लड़ेगा। बिपिन चिंतित था और सोच रहा था। 3 साल पहले बबन और चादुर्यन ने मिलकर यज्ञेश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वे केवल बराबरी तक ही पहुंच पाए थे। हालांकि यज्ञेश उस समय प्रोफाउंड गोल्ड कोर दायरे में था। अब 3 साल बीत चुके थे कि यज्ञेश की ताकत किस स्तर पर थी। बिपिन ने अपनी आंखें हल्की सी टेढ़ी कर लीं। यदि वह अभी यज्ञेश से लड़ता और आत्मा निकालने वाले गुप्त कौशल का उपयोग नहीं करता तो उसे कोई विश्वास नहीं था कि वह जीत सकता है। युद्ध में केवल 1 महीना बचा है। मुझे इस बचे हुए महीने में अपनी ताकत बढ़ाने का रास्ता खोजना होगा। बिपिन की आंखों में एक ज्योति चमक उठी। 10 सिफारिशों की पुष्टि हो जाने के बाद बिपिन ने मार्शल आर्ट अभ्यास क्षेत्र छोड़ दिया और सीधे गुप्त मंडप में चले गए। वहां जाकर उन्होंने ढेर सारी प्रथम श्रेणी की हेवनली स्पिरिट पिल्स का आदान प्रदान किया। बाद में उन्होंने खुद को 1 महीने तक गहन खेती के लिए समर्पित कर दिया। उस पूरे महीने के दौरान उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और दरवाजे के बाहर कदम भी नहीं रखा था। जेवियर और रोशनी भी ईमानदारी से खेती कर रहे थे। वे सभी जानते थे कि मैच से पहले केवल 1 महीना बचा था। इस महीने के दौरान किसी भी सुधार से चयन लड़ाई में जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। वांग युआन को पूरे महीने पीड़ा झेलनी पड़ी, क्योंकि हर कोई एक ही समय में अलग थलग खेती कर रहा था। इसलिए उसे किसी के साथ पीने के लिए नहीं मिला। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। अपने कमरे में बिस्तर पर बिपिन की आंखें, जो पहले आधी बंद थीं, अचानक खुल गईं और उसी समय उसके मुंह से गंदी हवा निकली। मैंने इस महीने 30 प्रथम श्रेणी हेवनली स्पिरिट पिल्स निगल ली हैं। प्रत्येक दिन यह एक ऐसी विलासिता है। हालांकि हेवनली स्पिरिट पिल की बहुत सारी प्रभावशीलता बर्बाद हो गई थी। इसने मेरी साधना को गहन स्वर्ण कोर क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने में मदद की। अपने हाथों को कसकर भींच लिया। महसूस करें कि उसकी शक्ति 1 महीने पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। बिपिन मुस्कुराया। इससे पहले तलवार के मकबरे में उनकी साधना गहन स्वर्ण कोर क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी, जो गहन स्तर के शिखर से कुछ ही दूरी पर थी। इसके अलावा वह इस महीने बड़ी संख्या में प्रथम श्रेणी की स्वर्गीय आत्मा की गोलियां निगलते हुए अथक अभ्यास कर रहा था। यह अनुचित होगा यदि वह गहन स्वर्ण कोर क्षेत्र के शिखर तक नहीं पहुंच पाया। इसके अलावा मैंने आखिरकार निराकार तलवार कला की 8वीं चाल को समझ लिया। बिपिन मुस्कुराया और बुदबुदाया। निराकार तलवार कला की 7वीं चाल केवल वही व्यक्ति प्रदर्शित कर सकता है जिसे आंधी और उग्र अग्नि तलवार सार की अच्छी समझ हो। उनका संयोजन अनावश्यक था, जबकि 8वें कदम के लिए उन 2 तत्वों को इस्तेमाल करने से पहले संयोजित करना आवश्यक था। ये कदम वास्तव में बिपिन को अपनी ताकत को एक नए स्तर तक बढ़ाने में मदद कर सकता है। यह अफसोस की बात है कि मैं इस महीने की साधना के बाद भी 3 तलवारों को संयोजित करने में असमर्थ रहा। अन्यथा मैं और भी अधिक तैयार होता। बिपिन ने असंतुष्ट स्वर में बुदबुदाया। अध्याय 153। चयन की लड़ाई शुरू होती है। जब तलवार के सार को मिला दिया गया तो उसकी लड़ने की ताकत में काफी सुधार हुआ। गेल और रेजिंग फायर के संयोजन से बने उग्र पवन तलवार सार के साथ बिपिन की लड़ने की ताकत में काफी सुधार हुआ था। यदि वह 3 तलवारों को एक साथ जोड़ सके तो ताकत में वृद्धि और भी अधिक होगी।
एक रूढ़िवादी अनुमान के अनुसार एक बार जब बिपिन ने 3 तलवारों को जोड़ दिया तो उसकी कुल ताकत कम से कम 3 गुना बढ़ सकती थी। हालांकि यह अफसोस की बात है कि तलवार के मकबरे में ध्यान के 2 वर्षों के दौरान भले ही उन 4 तलवार के सार की उसकी समझ उच्च स्तर पर थी, वह 3 तलवार के सार को संयोजित करने में असमर्थ था। न तो पृथ्वी के तलवार के सार और न ही पानी की बूंद को उग्र पवन तलवार के सार के साथ सफलतापूर्वक जोड़ा गया था। उन्हें सफलतापूर्वक संयोजित करना केवल समझ से कहीं अधिक पर निर्भर था। उसे अंतर्दृष्टि के क्षण की आवश्यकता थी। यदि वह भाग्यशाली होता तो वह अगले ही पल 3 तलवारों को एक साथ जोड़ सकता था। हालांकि 3 तलवारों के संयोजन के बिना भी मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अब बबन को हरा सकता हूँ। 1 महीने पहले की तुलना में मेरी ताकत में बहुत सुधार हुआ है, बिपिन ने आत्मविश्वास से कहा। वह अन्य योद्धाओं से भिन्न था। उन्होंने जो अभ्यास किया वह उल्टा खेती था। अन्य योद्धा 1 महीने के भीतर केवल सीमित सुधार ही हासिल कर सके, जबकि वह काफी सुधार कर सका। आखिरकार उनकी वर्तमान खेती केवल गहन स्वर्णकोर क्षेत्र में थी, जबकि बबन और अन्य शीर्ष विशेषज्ञ सभी स्वर्णकोर क्षेत्र के शिखर पर थे। उसके खेती के स्तर को देखते हुए इसमें सुधार की काफी गुंजाइश थी। 1 महीने की समय सीमा नजदीक है, जिसका मतलब है कि चयन की लड़ाई शुरू होने वाली है। बिपिन ने सोचा कि उसके हाथ कसकर बंधे हुए थे और उसकी आंखों में एक रोशनी चमक उठी। ड्रैगन पैलेस के बाहर 10 ग्रिफिन लंबे समय से तैयार किए गए थे। बिपिन जेविया और रोशनी बबन की ओर कंधे से कंधा मिलाकर चले। बबन ने बेतरतीब ढंग से एक ग्रिफिन उठाया और बैठ गया और उन्हें देखते हुए उसने कहा कि आप तीनों आखिरकार आ गए। हम सभी आपका इंतजार कर रहे थे, बिपिन ने सवालिया लहजे में कहा। यहाँ सिर्फ आप लोग ही क्यों हैं? पैलेस मास्टर व्हाइट और बाकी लोग कहाँ हैं? वे पहले ही चयन युद्ध क्षेत्र में जा चुके हैं। उनके पास हमसे निपटने का समय नहीं है, बबन ने मजाक में कहा। ठीक है, एक ग्रिफिन उठाओ और चलो। निश्चित नहीं क्यों, लेकिन इस बार चयन युद्ध क्षेत्र अप्रत्याशित रूप से शाही महल से 100 मील दूर है। शाही महल के बाहर बिपिन को संदेह हुआ। इसके तुरंत बाद 10 गोल्ड कोर क्षेत्र विशेषज्ञ जो ड्रैगन पैलेस की ओर से लड़ाई में भाग ले रहे थे, ग्रिफिन्स पर चले गए। शाही महल से 100 मील दूर एक विशाल खाली मैदान था। इस समय वह खाली मैदान पहले से ही बहुत भीड़भाड़ वाला और व्यस्त था। देवभूति राजवंश में आंतरिक चयन लड़ाई के माध्यम से सबसे मजबूत 15 प्रतिभाओं को ईस्टर्न हंट में भाग लेने के लिए चुना जाएगा। चयन लड़ाई हर दशक में आयोजित की जाती थी। कहने की जरूरत नहीं है कि हर किसी ने इसे काफी गंभीरता से लिया था। असंख्य योद्धा मैदान में एकत्र थे। हालांकि अभी दोपहर नहीं हुई थी। संख्या 10 लाख से अधिक पहुंच गई होगी। एक खाली मैदान में 1 लाख से ज्यादा लोग जमा हों तो कैसा लगेगा? वे ततैया के झुंड की तरह दिखते थे। सौभाग्य से देवभूति राजवंश के पास एक रॉयल गार्ड था। रॉयल गार्ड के साथ युद्ध के मैदान को अच्छी स्थिति में रखा जाता था। आखिरकार हर सार्जेंट असाधारण गोल्ड कोर क्षेत्र में था। रॉयल गार्ड के पास अविश्वसनीय युद्ध शक्ति थी और सार्जेंटों ने मिलकर अच्छा काम किया, इसलिए कोई भी उनके सामने परेशानी पैदा नहीं कर सका। अगर कोई कोशिश करता तो उन्हें दबाने के लिए केवल कुछ सार्जेंट की आवश्यकता होती। भीड़ में बड़ी संख्या में अत्याचारी आभा वाले विशेषज्ञ शामिल थे, जिनमें से अधिकांश असाधारण गोल्ड कोर दायरे से कहीं अधिक मजबूत थे। वे अर्थी ड्रैगन लिस्ट के विशेषज्ञ थे। आमतौर पर वे कभी कभार ही दिखाई देते थे, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान अर्थी ड्रैगन लिस्ट के विशेषज्ञ हर जगह देखे जा सकते थे। एक नज़र में अर्थी ड्रैगन लिस्ट के 50 से अधिक विशेषज्ञों को पहचानना आसान था। हालांकि
उपस्थित योद्धा वास्तव में अर्थी ड्रैगन लिस्ट के सामान्य विशेषज्ञों को देखने के लिए उत्साहित नहीं थे। उन्होंने इस कार्यक्रम में बहुत से लोगों को देखा। जिस चीज ने उनकी नजर को आकर्षित किया वह थे वे शीर्ष विशेषज्ञ। हार्दिक सही कह रहे हैं। हाँ, यह वह है जो अर्थी ड्रैगन सूची में तीसरे स्थान पर है। उसके बगल वाला व्यक्ति उसका छोटा भाई हनीश है। मैंने सुना है कि वह यिन यांग शून्य क्षेत्र में विशेषज्ञों को आसानी से मार सकता है। वह निश्चित रूप से सबसे मजबूत में से एक होगा जो इस चयन लड़ाई में 15 स्थानों में से एक का दावा करता है। क्या वह याग्निक माउंट कबीले से है? वह भी शामिल हुई। वह मूल रूप से अर्थी ड्रैगन सूची में तीसरे स्थान पर थी, लेकिन अब चौथे स्थान पर है। भले ही वह एक स्थान पीछे चली गई है, फिर भी उसकी ताकत को कम नहीं आंका जाना चाहिए। बहुत सारे लोग गुप्त रूप से चर्चा कर रहे थे। भाई देखो कितने लोग तुम्हें देख रहे हैं। अपने सबसे बड़े भाई के बगल में खड़े होकर हनीश को गर्व महसूस हुआ। खैर, उन्हें नजरअंदाज करें, हार्दिक ने लापरवाही से कहा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं चयन की लड़ाई में जगह पा सकता हूँ। जहां तक आपकी बात है, अगर मौका मिलेगा तो मैं आपके लिए भी जगह बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद भाई, हनीश ने उत्साह से कहा, लेकिन अचानक उसका चेहरा ठंडा हो गया और उसने कहा, भाई मेरा एक अनुरोध है, ये बिपिन के बारे में है। हाँ मुझे पता है, हार्दिक ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इसे संभाल लूंगा। बिपिन मेरा प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य नहीं है। बिपिन को भूल जाओ, इस बार बबन भी मुझसे हार जाएगा। आजकल संपूर्ण अर्थी ड्रैगन सूची में केवल एक ही व्यक्ति मेरा प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य है, जिसे हनीश पूछे बिना नहीं रह सका। यजनेश, हार्दिक ने अचानक आंखें सिकोड़कर कहा। वह आ रहे हैं। एक काली छाया अद्भुत गति से हवा में उड़ी। कुछ ही समय में वह क्षेत्र पर मंडराती हुई दिखाई दी। ये छाया एक विशालकाय काले कोंडोर की निकली, जो एक लबादा लिए हुए थी। वह धीरे धीरे नीचे तैरने लगी और अंत में उस मंच पर उतर गई, जिसे अस्थायी रूप से बनाया गया था। रिक्त फील्ड का केंद्र। मंच शांत था, हालांकि चारों ओर बहुत सारे योद्धा थे, लेकिन किसी ने भी उस पर कदम रखने की हिम्मत नहीं की। इसी समय मंच पर अचानक एक आकृति दिखाई दी, जो मैदान में मौजूद सभी लोगों को बुरी नजर से देख रही थी। देखते ही देखते पूरे मैदान में हलचल मच गई। वह यज्ञेश है। हाँ, वह यज्ञेश है। वह है जो सांसारिक ड्रैगन सूची में प्रथम स्थान पर है और यिन यांग शून्य क्षेत्र के नीचे सबसे मजबूत स्थान पर है। वह निश्चित रूप से बिना किसी संदेह के 15 स्थानों में से एक हासिल करेगा। उसे देखकर आसपास के अनेक योद्धा बहुत उत्साहित हो गए। यज्ञेश को एक मिथक और किंवदंती कहा जा सकता है। वह एक ऐसा लक्ष्य था जिसके लिए देवभूति राजवंश के लगभग सभी योद्धा प्रयासरत थे, लेकिन अब यह मिथक हर किसी के सामने आ गया और भीड़ को अपनी दुष्ट और बुरी नजरों से नजरअंदाज कर दिया। जबकि हर कोई उसकी नजर में था। हर कोई जो उसकी नजर में था, अपना सिर झुकाए बिना नहीं रह सका, जिसमें अर्थी ड्रैगन लिस्ट के विशेषज्ञ भी शामिल थे। किसी को भी यज्ञेश से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। वे जानते थे कि उनकी शक्ति के बीच असमानता काफी बड़ी थी। असमानता इतनी बड़ी थी कि वे पूरी तरह से खेती करके इसे पूरा नहीं कर सकते थे। भाई, ये यज्ञेश है। भीड़ में उनकी पीठ पर लंबी तलवारें लिए हुए कई लोग थे। वे लीजेंड स्वॉर्ड संप्रदाय से थे। उनमें मेघना और उनके महान गुरु हंसराज भी थे, जिन्हें बिपिन ने पहले देखा था। अध्याय 154। नमस्कार। यह अर्थी ड्रैगन सूची का सबसे मजबूत व्यक्ति एक वास्तविक राक्षस है। मेघना के बगल में कुछ हद तक अलौकिक वातावरण वाला एक सुंदर आदमी खड़ा था। वह खूबसूरत आदमी फरहान था, जो लीजेंड तलवार संप्रदाय का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था।
उस समय फरहान अपने सामने मंच पर राक्षसी युवा को घूरते हुए गरिमा में दिख रहा था। एक राक्षस, क्या वह तुमसे भी अधिक शक्तिशाली है? वरिष्ठ भाई मेघना ये पूछे बिना नहीं रह सके। कनिष्ठ बहन, आप मुझे अधिक आंकती हैं। मैं अपनी क्षमता जानता हूँ। हालांकि मैं अर्थी ड्रैगन सूची में 41वें स्थान पर हूँ। मैं यज्ञेश की तुलना में कुछ भी नहीं हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं उससे एक कदम भी ले सकता हूँ या नहीं। फरहान ने गंभीरता से कहा। फरहान, बहुत विनम्र मत बनो। यज्ञेश मजबूत है, लेकिन आपकी ताकत बुरी नहीं है। यहाँ तक कि लीजेंड स्वॉर्ड संप्रदाय के कुछ उच्च बुजुर्ग भी आपकी ताकत की प्रशंसा करते हैं। लेकिन अगर आप वास्तव में यज्ञेश का सामना नहीं करना चाहते हैं, तो चयन की लड़ाई के दौरान आप उसे दरकिनार कर सकते हैं। शुरू होता है, बस उससे आमने सामने की टक्कर से बचें। हंसराज ने उसके पास खड़े होकर कहा। मुझे पता है, फरहान ने थोड़ा सिर हिलाया। भारत प्रांत के 5 सबसे बड़े तलवार संप्रदायों में से एक के रूप में किंवदंती तलवार संप्रदाय को ताकत के मामले में देवभूति राजवंश में प्रथम श्रेणी के रूप में देखा जा सकता है। इसे चयन युद्ध के लिए एक सिफारिश भी मिली और सिफारिश स्वाभाविक रूप से फरहान को दी गई थी। अचानक क्षेत्र में खड़े कई योद्धाओं ने हवा की ओर देखा जहां उन्हें कुछ काले धब्बे दिखाई दिए। वहां 10 काले धब्बे थे। ये ड्रैगन पैलेस है। ड्रैगन पैलेस के शिष्य आ रहे हैं। ये ड्रैगन पैलेस है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह असाधारण प्रतिभाओं से भरा हुआ है। मैदान पर कई योद्धा फिर से उत्साहित हो गए। योद्धाओं की नजरों के नीचे वे 10 काले धब्बे धीरे धीरे बड़े होते गए और फिर वे खुली जगह के ऊपर हवा में दिखाई देने लगे। इतने सारे लोगों को नीचे घनी भीड़ देखकर बिपिन ने चुपके से कहा। हर बार जब चयन की लड़ाई शुरू होती है तो बहुत सारे लोग होते हैं। बबन ने मुस्कुराते हुए कहा। ये चयन युद्ध के मैदान में उनका पहली बार आने का मौका नहीं था। ये सिर्फ इतना था कि पिछली बार वह नीचे बड़ी संख्या में योद्धाओं की तरह केवल दर्शकों में थे। आइए नीचे चले। जैसे ही बबन ने अपनी बात खत्म की, वे 10 आकृतियां तुरंत एक ही समय में ग्रिफिन से कूद गईं। लगभग एक ही समय में 10 आकृतियां खुली जगह की जमीन पर दिखाई दीं। हालांकि योद्धा जो मूल रूप से उनके आसपास थे वे पीछे हट गए और उनके लिए रास्ता बना दिया। बिपिन और बाकी लोग धीरे धीरे भीड़ में रास्ते पर आगे बढ़े। सभी की निगाहें उन्हीं पर टिकी थीं। ड्रैगन पैलेस के शिष्य बहुत आकर्षक थे। आखिरकार ड्रैगन पैलेस देवभूति राजवंश में कृषकों के लिए पवित्र स्थान था। आखिरकार ड्रैगन पैलेस के सांसारिक ड्रैगन सूची के 100 लोगों में से कुल 17 बिपिन सहित पर कब्जा कर लिया गया। प्रत्येक चयन लड़ाई में 15 स्थानों के अलावा ड्रैगन पैलेस ने आमतौर पर 4 या 5 जीते। ऐसे शानदार परिणामों के साथ ड्रैगन पैलेस के लिए किसी का ध्यान नहीं जाना मुश्किल था। वह बबन सांसारिक ड्रैगन सूची में दूसरे स्थान पर है। चादुरियन बर्बर राजा। चादुरियन बर्बर राजा। बिपिन नामक युवक की पीठ पर तलवार है। क्या बिपिन भी आया था? वह अर्थी ड्रैगन सूची में 10वें स्थान पर है, लेकिन उसकी रैंकिंग अर्जित नहीं की गई। हाँ, वास्तव में मुझे लगता है कि अर्थी ड्रैगन सूची में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं जो उसकी रैंकिंग से आश्वस्त नहीं हैं। चयन की लड़ाई शुरू होने के बाद देखें। बाद में बहुत से लोग उस पर नजर रखेंगे। क्या वह दुर्भाग्यशाली नहीं है? मैं इससे अधिक सहमत नहीं हो सका। कई योद्धा कानाफूसी कर रहे थे और उनमें से जो सबसे अधिक बात कर रहा था वह बिपिन था। यह इसी तरह से होता है कि अर्थी ड्रैगन सूची के विशेषज्ञों को ठोस युद्ध परिणामों का उपयोग करके स्थान दिया गया था, लेकिन बिपिन के युद्ध परिणामों पर कई लोगों ने सवाल उठाए थे। उनका मानना था कि वह शीर्ष 10 में स्थान पाने के योग्य नहीं थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अधिक ध्यान देने योग्य था।
किसी ने ध्यान नहीं दिया कि खुले स्थान के मध्य में ऊंचे मंच पर लंबे बालों वाला दुष्ट युवक यज्ञेश भी ड्रैगन पैलेस के लोगों को देख रहा था और उसकी आंखें अंततः बिपिन पर टिकी हुई थीं। स्कारलेट किल कमांड का लक्ष्य बिपिन। उसने हमारे ब्लड फेदर टॉवर को 2 बार हत्याओं में विफल कर दिया और यह उसकी वजह से था कि हमारे ब्लड फेदर टॉवर को भारी नुकसान हुआ। वह उतना मजबूत नहीं दिखता। यज्ञेश बुदबुदाया, लेकिन अचानक उसने अपना मुंह थोड़ा झुकाया तो एक अजीब सी मुस्कान प्रकट हुई। मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से मुझे निर्देश दिया है कि इस चयन युद्ध में उसे बिना असफल हुए मार डालूं। चूंकि हम देर सबेर मिलेंगे इसलिए मैं उसे पहले ही नमस्ते कह दूंगा। ये सोचकर यज्ञेश तुरंत कोहरे के बादल में बदल गया और सीधा बहता हुआ निकल गया। बिपिन, आपके आसपास के लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। उन सभी ने कहा कि आप सांसारिक ड्रैगन सूची में 10वें स्थान पर रहने के लायक नहीं हैं। बबन ने उपहास किया। ये सुनकर बिपिन भी मुस्कुराया और अपनी नाक छूने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन तभी बिपिन की आंखों में अचानक रोशनी की एक किरण चमक उठी। उसने तुरंत अपना सिर उठाया और देखा कि एक छाया चुपचाप उसकी ओर चली आ रही है। आश्चर्यजनक हत्या के इरादे के एक विस्फोट ने उस पर मजबूती से कब्जा कर लिया था। कई लोग बिपिन को उसके जीवन के दौरान मारना चाहते थे, लेकिन ये पहली बार था कि उसे इतने बड़े और आश्चर्यजनक हत्या के इरादे से पकड़ा गया था। ब्लड फेदर टावर। बिपिन ने अपना मुंह थोड़ा झुकाया और तेजी से बाहर निकल गया। ट्रिपल किल तलवार को तुरंत खोल दिया गया। चू। एक बेलगाम तलवार की छाया सीधे अप्रतिरोध्य बल के साथ हवा में कट गई और आगे बढ़ गई। गहन स्वर्ण कोर क्षेत्र के शिखर पर अपने सर्वोच्च स्वर्ण कोर का उपयोग करते हुए एक शक्ति जो पहले से ही स्वर्ण कोर क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुकी थी, तुरंत आगे बढ़ी और बहती हुई अंधेरी छाया ने भी उस क्षण सीधे एक काली रोशनी छोड़ी। तलवार की छाया तुरंत काली रोशनी से टकराई। अचानक धमाका। धरती और आकाश का रंग बदल गया। क्षेत्र में तुरंत एक भयानक गर्जना हुई, जैसे कहीं से बिजली चमकी हो। चूंकि बड़ी संख्या में आसपास के योद्धाओं ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, उन्होंने उस स्थान को देखा जहां तलवार की छाया सीधे काली रोशनी से टकराई थी। 2 भयानक ताकतों ने एक हिंसक हवा बनाई जो एक विनाशकारी तूफान की तरह थी। ये तुरंत जबरदस्त ताकत के साथ बह गई। गड़गड़ाहट। पूरा इलाका बुरी तरह कांप उठा। जिस स्थान पर बिपिन और यज्ञेश की टक्कर हुई, वहां सबसे पहले विस्फोट का अनुभव हुआ और विनाशकारी तूफान के फैलने के कारण धूल और बजरी उड़ गई। तुरंत विनाशकारी तूफान की शक्ति बढ़ गई। हालांकि जब विनाशकारी तूफान का विस्तार हुआ तो एक आपदा घटित हुई। क्या आपको लगता है कि बिपिन को इस बार जगह मिल सकती है? गोल्ड कोर क्षेत्र में 2 योद्धा किनारे पर खड़े थे और लापरवाही से बात कर रहे थे। वे टकराव के बिंदु के सबसे करीब थे। अचानक भयंकर गर्जना हुई और उसके बाद विनाशकारी तूफान का विस्फोट हुआ। क्या इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, गोल्ड कोर क्षेत्र के 2 योद्धा सीधे नीचे गिर गए। उसी समय उड़ती हुई बजरी उन पर गिरी, जिससे उनमें तुरंत खून उगलने लगा। जहां तक अन्य योद्धाओं की बात है तो उन्होंने भी उसी क्षण अपने चेहरे के भाव बदल लिए। अरे नहीं, हे भगवान, भागो, जल्दी भागो, यह क्या बदतमीजी है। अध्याय 155। युद्ध। दौड़ना। इस समय बड़ी संख्या में योद्धा सभी दिशाओं में भाग रहे थे और भयानक विनाशकारी तूफान उनका पीछा कर रहा था, जो निर्दयतापूर्वक उनकी ओर बढ़ रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाना। विनाशकारी तूफान शांत होने तक उन्होंने उन 2 आकृतियों पर ध्यान नहीं दिया जो मंच के केंद्र में भयंकर रूप से लड़ रही थीं। ये वे हैं। एक है यज्ञेश, दूसरा बिपिन है। ये वे हैं। तूफान उन्हीं ने पैदा किया था।
उस समय लगभग 1 लाख योद्धा मैदान में एकत्रित होकर भयभीत होकर केंद्र की ओर देख रहे थे। तलवार की छाया और काली रोशनी अभी भी संपर्क में थी और एक भयानक आध्यात्मिक शक्ति लगातार चिंगारी छोड़ रही थी। बुरा नहीं है, यज्ञेश ने बुरी मुस्कान प्रकट करते हुए और एक पल में पीछे हटते हुए कहा। तुम भागना चाहते हो? इतना आसान नहीं है, बिपिन ने ठंडे स्वर में कहा। जिस क्षण यज्ञेश पीछे हट गया, बिपिन ने अपनी ट्रिपल किल तलवार से उसकी ओर जोर से हमला किया। उग्र पवन तलवार सार को तुरंत जारी करना। निराकार तलवार कला की 8वीं चाल। आंधी की सहायता से तलवार की रोशनी हवा में ऐसे चमकी जैसे एक ज्वलंत अजगर एक झटके में यज्ञेश के सामने आ जाए। शांत भाव से यज्ञेश ने हमले को रोकने के लिए अपने खून लाल ब्लेड का इस्तेमाल किया और उस क्षेत्र को अंधेरे में ढक दिया। बजना। एक और भीषण प्रहार के साथ क्षेत्र में ताकत सहन न कर पाने के कारण घुमाव शुरू हो गया। एक तेज आंधी क्षेत्र के सभी मलबे को उड़ा ले गई। गड़गड़ाहट की भयानक आवाज हुई और जमीन कांपने लगी। निरंतर आंधी और भयानक विस्फोट से निकली भयानक गर्जना ने क्षेत्र के अधिकांश योद्धाओं को झकझोर कर रख दिया। उस पल में हुश हुश यज्ञेश के बगल में एक ही समय में 2 आकृतियां दिखाई दीं। एक बाएं और एक दाएं। वे जेवियर और रोशनी थे। वे बिना किसी हिचकिचाहट के लड़ाई में शामिल हो गए। एक कृपाण हवा में विभाजित हो गया और सीधे यज्ञेश की ओर चला गया। उसी समय रोशनी ने अपनी लंबी तलवार लहराई। एक विशाल तलवार से पानी की बूंद निकली और आध्यात्मिक शक्ति यज्ञेश के सिर की ओर दौड़ पड़ी। यज्ञेश का चेहरा काला पड़ गया और वह शरीर लहराते हुए अचानक इलाके से गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह मंच के मध्य में था, लेकिन जैसे ही वह वहां नजर आए, गुंजन। यज्ञेश के कान में एक ठंडी गुंजन की ध्वनि गूंजी। ध्वनि के बाद एक तलवार की छाया, जो ठंडी और भयानक रूप से शक्तिशाली थी, तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। अपने शिष्यों के सिकुड़ने के कारण यज्ञेश को फिर से पीछे हटना पड़ा। दरार। ठंडी तलवार की छाया सीधे कई मीटर ऊंचे मंच पर पड़ी। एक पल में मंच 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। झटका। सारी भीड़ स्तब्ध रह गई। मंच के दोनों हिस्सों को देखकर कई योद्धा गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। तुम लोग क्या कर रहे हो? दहाड़ते हुए स्वर्ण बख्तरबंद सार्जेंटों का एक झुंड बिपिन और यज्ञेश के पास आया। कहने की जरूरत नहीं है कि ये स्वर्ण बख्तरबंद सार्जेंट रॉयल गार्ड थे जो यहाँ व्यवस्था बनाए रखने के प्रभारी थे। वे केंद्र में प्रकट हुए और बिपिन और यज्ञेश को रोक दिया। हालांकि रॉयल गार्ड प्रकट हुए, लेकिन वास्तव में वे काफी असहाय महसूस कर रहे थे। आमतौर पर वे किसी भी लड़ाई को तुरंत दबा देते थे जब लोग गड़बड़ करते थे और इतनी परेशानी खड़ी करते थे, भले ही वे साधारण योद्धा हों या सांसारिक ड्रैगन सूची के विशेषज्ञ। हालांकि इस बार वे थे। हे भगवान, क्या वे वास्तव में केवल गोल्ड कोर दायरे में हैं? अभी के भयानक शोर को देखते हुए वे यिन यांग शून्य क्षेत्र के कुछ शीर्ष विशेषज्ञों से कमजोर नहीं होंगे। वे ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें रॉयल गार्ड्स द्वारा आसानी से दबाया जा सकता था, जो केवल असाधारण गोल्ड कोर दायरे में थे। उनमें से किसी एक का यादृच्छिक ब्लेड फ्लैश या तलवार सार उनमें से एक पूरे समूह को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। उन दोनों को अर्थी ड्रैगन सूची में शीर्ष 10 में स्थान दिया गया है। एक स्पष्ट रूप से अपनी वास्तविक ताकत के अनुसार सिर्फ 10वें स्थान पर नहीं है, और दूसरा अर्थी ड्रैगन सूची में निर्विवाद रूप से प्रथम स्थान पर है। वे किस लिए लड़ रहे हैं? सार्जेंट अपने में दहाड़ रहे थे दिल। साथ ही बड़ी संख्या में आसपास के योद्धा भी भयभीत हो गए। ताकतवर। वे बहुत शक्तिशाली हैं। हम भी सांसारिक ड्रैगन सूची के विशेषज्ञ हैं, लेकिन उनके और हमारे बीच ताकत का अंतर बहुत अधिक है। बहुत शक्तिशाली, बहुत भयानक। यज्ञेश के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है।
आखिरकार उसे अर्थी ड्रैगन सूची में सबसे मजबूत माना जाता है, इसलिए उसकी ताकत पर कभी संदेह नहीं किया गया। लेकिन बिपिन की ताकत भी इतनी शक्तिशाली क्यों है? उन सभी योद्धाओं को लगा कि यह अकल्पनीय है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि उनमें से कई अभी भी सवाल कर रहे थे कि कुछ मिनट पहले बिपिन को 10वां स्थान क्यों मिला था। उनका मानना था कि वह उस पद को धारण करने के योग्य नहीं थे। पर अब, भले ही यज्ञेश के साथ लड़ाई जल्दी खत्म हो गई, लेकिन बिपिन ने जो ताकत छोड़ी, वह इतनी शक्तिशाली थी कि उसने विशेषज्ञों को चौंका दिया, जो अर्थी ड्रैगन सूची में शीर्ष 10 में थे। बिपिन, उसकी शक्ति सचमुच बहुत शक्तिशाली है। एक खूबसूरत और स्मार्ट लड़की उस वक्त भी कठोर चेहरे के साथ बिपिन को घूर रही थी। वह याग्निक थी जो अर्थी ड्रैगन सूची में 4थे स्थान पर थी। इस छोटी सी लड़ाई को देखने के बाद वह बिपिन की ताकत को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकी। यज्ञेश एक राक्षस है, मुझमें उससे लड़ने की हिम्मत भी नहीं है। हालांकि बिपिन ने वास्तव में उस हद तक उससे लड़ाई की। भले ही यज्ञेश ने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई, लेकिन बिपिन पहले से ही बहुत शक्तिशाली था। एक ठंडे चेहरे वाला व्यक्ति अपनी कमर पर कृपाण बांधे हुए भीड़ में खड़ा था और उसकी आंखें थोड़ी चमक रही थीं। वह ग्लेडिएटर एरेना यक्ष का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसे अर्थी ड्रैगन सूची में 5वां स्थान दिया गया था। बड़े भाई हनीश ने अपने भाई की ओर देखते हुए कहा। हार्दिक ने थोड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि बिपिन की ताकत वास्तव में बहुत अच्छी है। मैं उससे थोड़ा ही मजबूत हो सकता हूं, लेकिन अगर हम औपचारिक रूप से लड़ते हैं तो मुझे उसे हराने का भरोसा है। टॉप 10 रैंक में शामिल विशेषज्ञों के अलावा नीचे रैंक वाले लोग भी इस पर चर्चा कर रहे थे। वे बहुत शक्तिशाली हैं। फरहान का शरीर हाथ बांधे हुए कांप रहा था। बिपिन और यज्ञेश के बीच हुई छोटी सी लड़ाई ने उसे पूरी तरह से डरा दिया। हालांकि उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हंसराज और मेघना जो उनके बगल में खड़े थे, वे भी पूरी तरह से चकित थे। यह वही हंसराज है जो बिपिन को उसी तरह अविश्वसनीय रूप से देख रहा था जैसे बाकी सभी लोग जो उस वक्त वहां मौजूद थे। वह उससे पहले मिल चुकी थी। उसके एक शिष्य को 3 साल पहले उसने हरा दिया था। वह उस समय बहुत हैरान और क्रोधित थी। उसने उसे ये कहते हुए धमकी भी दी थी कि वह अगले 3 वर्षों में अपने शिष्य को सख्ती से विकसित करेगी और वे 3 साल बाद बदला लेंगे। हालांकि 3 साल बीत चुके थे, लेकिन उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। बिपिन वह बिपिन है। मेघना का शरीर भी कांप रहा था। उसने आश्चर्य और घबराहट से बिपिन की ओर देखा। यहाँ तक कि बड़े भाई फरहान भी यज्ञेश के मुकाबले के नहीं हैं। बिपिन उनके साथ इतनी बराबरी से कैसे लड़ सकते थे और उनसे कमजोर नहीं दिख सकते थे। मेघना उस पल एक शब्द भी नहीं बोल सकी। इसी बीच हंसराज की नजर उसकी ओर पड़ी। कुछ मिनटों तक एक दूसरे को घूरने के बाद उनके चेहरे के भाव थोड़े आत्मग्लानिपूर्ण हो गए। अध्याय 156। हीरा हीरे को काटता है। आसपास के योद्धा इस समय चर्चा में थे। हाथ में ट्रिपल किल तलवार के साथ काले वस्त्र में बिपिन अचानक तलवार का सार हवा के माध्यम से जारी किया गया। बिपिन से तीव्र युद्ध के इरादे वाली तलवार का सार निकला। युद्ध के प्रबल इरादे के कारण पूरा क्षेत्र शांत हो गया। हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा था कि आगे क्या होगा। हुश हुश। बिपिन के बगल में 2 आकृतियां दिखाई दी। वे जेविया और रोशनी थे। उनके चेहरे ठंडे थे और दोनों राक्षसी युवा यज्ञेश को घूर रहे थे, जो उनसे बहुत दूर नहीं था। ही मैं तो बस हेलो कहना चाहता था। इसे इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। यज्ञेश बुरी नजर से मुस्कुराया। नमस्ते कहो। जिस तरह से ब्लड फेदर टॉवर से आप लोग नमस्ते कह रहे हैं, वह वास्तव में बिपिन का विशेष उपहास है। यज्ञेश ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और कहा, बिपिन, मैंने 1 महीने पहले तक आपके बारे में कभी नहीं सुना था।
लेकिन अब आप ब्लड फेदर टॉवर में काफी मशहूर हो गए हैं। 1 महीने से भी अधिक समय पहले आपने अपने दम पर क्विंगशुई में क्लियर वाटर गढ़ पर छापा मारा था और वहां 100 से अधिक हत्यारों को मार डाला था। यहां तक कि 2 बैंगनी नकाबपोश हत्यारों को भी हरा दिया गया था, जिनमें से एक मर गया था और दूसरा भाग गया था। क्या आप काफी कुशल नहीं हैं? यज्ञेश ने सहजता से कहा। उसकी बात सुनकर क्षेत्र के कई योद्धा स्तब्ध रह गए। उसने अकेले ही क्लियर वाटर गढ़ पर हमला किया। उसने 100 से अधिक हत्यारों को मार गिराया और बैंगनी रंग के नकाबपोश हत्यारों को भी परास्त कर दिया, जिनमें से एक मर गया और दूसरा भाग गया। बैंगनी नकाबपोश हत्यारे, क्या वे यिन यांग शून्य क्षेत्र के सर्वोच्च विशेषज्ञ नहीं हैं? बिपिन को ऐसे भयावह युद्ध परिणाम अप्रत्याशित थे। आपके ब्लड फेदर टॉवर की तुलना में मैंने जो किया वह कुछ भी नहीं है, जो बिपिन ने ठंडे स्वर में कहा था। यज्ञेश ने बिना प्रतिबद्धता के व्यंग्य किया। आप दोनों की धीमी आवाज थी। आवाज रॉयल गार्ड में से एक की थी जो नेता प्रतीत हो रहा था। आपके बीच की किसी भी नफरत को आने वाली चयन लड़ाई के दौरान हल किया जा सकता है। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आप अस्थायी रूप से रुक जाएंगे, भले ही आप शक्तिशाली हों। रॉयल गार्ड निश्चित रूप से आपको दबा देगा। क्षेत्र में रॉयल गार्ड के सभी हवलदार गंभीर दिखे। बिपिन ने अपने चारों ओर एकत्र हुए रॉयल गार्डों पर नजर डालने के बाद अपना सिर उठाया और यज्ञेश की ओर देखा और कहा कि मैं चयन युद्ध में आपके लिए आऊंगा। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। यज्ञेश हल्की सी मुस्कान के साथ गर्व से बोला। उनके शब्दों से मंच पर तुरंत खलबली मच गई। सभी लोग उत्साहित हो गए। हर कोई जानता था कि चयन की लड़ाई में रोमांचक और बेमिसाल मुकाबला होगा। बिपिन और यज्ञेश के बीच अभी जो भीषण टकराव हुआ वह महज वार्म अप था। मंच से बहुत दूर हवा में कई आकृतियां एकत्रित थीं। कुछ तैर रही थीं और कुछ उड़ने वाले जानवरों पर सवार थीं। पहली नजर में कम से कम 10 लोग थे। ये सभी लोग यिन यांग शून्य क्षेत्र के चरम विशेषज्ञ थे। वे संप्रदायों के शीर्ष विशेषज्ञ थे, जिसमें ड्रैगन पैलेस से पैलेस मास्टर्स ब्लैक वाइट, ब्लड फेदर टॉवर से गौरव और ग्लेडिएटर एरिना से एक हॉल मास्टर्स शामिल थे। उन विशेषज्ञों ने देखा कि मंच पर अभी क्या हुआ और उनमें से कुछ चर्चा में थे। हाँ, उन छोटे साथियों का स्वभाव बुरा है। एक है ब्लड फेदर टॉवर से यज्ञेश और दूसरा है ड्रैगन पैलेस से बिपिन। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे लड़ना चाहते हैं। आखिरकार बिपिन और ब्लड फेदर टॉवर के बीच नफरत जग जाहिर है। बिल्कुल उनकी लड़ाई हीरा तराशने की प्रतियोगिता होगी। मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। पैलेस मास्टर्स और मिस्टर गौरव, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ये दोनों आपके आदेश के तहत शिष्य हैं। ये यिन यांग शून्य क्षेत्र विशेषज्ञ बात कर रहे थे और हंस रहे थे। कहने को कुछ नहीं है बिपिन, हमारे ब्लड फेदर टॉवर से स्कारलेट किल कमांड का लक्ष्य है। उसे मरना ही है, चाहे गौरव ने कुछ भी कहा हो। हम आपको अतिशयोक्ति करना पसंद करते हैं। सावधान रहें कि आप अपनी जीभ न काटें। ऐसा लगता है कि 2 साल में आपको जो सबक मिला वह पर्याप्त नहीं था। पैलेस मास्टर व्हाइट ने गौरव की ओर देखा और ठंडे स्वर में बोले। 2 साल पहले अपने मुंह में ऐंठन के साथ गौरव ने आगे कहा, यदि 2 साल पहले अन्य 2 ताकतें गुप्त रूप से आपकी मदद नहीं करती तो आपके ड्रैगन पैलेस ने हमारे ब्लड फेदर टॉवर को ऐसी स्थिति में नहीं डाला होता। कितना हास्यास्पद है। ओह, तुम तो बस झगड़ालू हो, पैलेस मास्टर व्हाइट ने व्यंग्यपूर्वक कहा। गौरव ने कहा, तुम वह हो जो झगड़ालू हो। बस इंतजार करो, वह असाधारण प्रतिभा इस चयन की लड़ाई में मर जाएगी। ये सुनकर पैलेस मास्टर व्हाइट का चेहरा काला पड़ गया। उसे बिपिन की चिंता होने लगी। उस लड़के को सामान्य की तरह चयन की लड़ाई में भाग लेना चाहिए। उसे मूर्खों की तरह यज्ञेश के साथ लड़ाई में शामिल होने की क्या जरूरत है?
यज्ञेश को अर्थी ड्रैगन सूची में पहला स्थान प्राप्त है। उसकी ताकत 3 साल पहले ही भयावह थी। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों के दौरान उसकी ताकत में खेती और अन्य पहलुओं में सुधार हुआ था। देवभूति राजवंश के सभी लोग जानते थे कि अब यज्ञेश एक कट्टर राक्षस था, इसलिए किसी ने भी उसे चुनौती देने का साहस नहीं किया। हालांकि बिपिन ने इस राक्षस से लड़ने की ठान ली थी। यदि वह चयन की लड़ाई में यज्ञेश से बचता तो वह निश्चित रूप से अपनी ताकत के साथ एक स्थान पा सकता था, लेकिन एक बार जब वह यज्ञेश का सामना करेगा तो उसके लिए स्थान का दावा करना तो दूर रहना भी मुश्किल हो जाएगा। एक दूसरे की ओर देखकर पैलेस मास्टर्स व्हाइट और ब्लैक दोनों चिंतित थे। लेकिन ठीक उसी क्षण हाँ, यहाँ काफी जीवंतता है। विशेषज्ञों की भीड़ के ठीक बीच में एक सुनहरी कुर्सी दिखाई देने पर अचानक एक सौम्य और मिलनसार आवाज गूंजी। उस कुर्सी पर सुनहरे शाही परिधान में एक सुंदर आदमी बैठा था। यिन यांग शून्य क्षेत्र के अचानक प्रकट हुए शाही वस्त्र पहने व्यक्ति को देखकर सभी विशेषज्ञ विनम्र हो गए। महामहिम को नमस्कार, महामहिम को नमस्कार। कई विशेषज्ञों ने शाही वस्त्रधारी व्यक्ति को प्रणाम किया, जिनमें पैलेस मास्टर व्हाइट, पैलेस मास्टर ब्लैक और गौरव शामिल थे। वे अपनी सीटों से खड़े हो गए और उन्हें विनम्र प्रणाम किया। संपूर्ण देवभूति राजवंश में केवल एक ही व्यक्ति महामहिम कहलाने के योग्य था। वह देवभूति राजवंश के सम्राट दिवेश थे। दिवेश न केवल देवभूति राजवंश के वर्तमान सम्राट थे, बल्कि स्वर्गीय ड्रैगन सूची में प्रथम स्थान पर रहने वाले एक शिखर विशेषज्ञ भी थे। उन्हें देवभूति राजवंश में यिन यांग शून्य क्षेत्र में सबसे मजबूत माना जाता था। क्रेजी नाइफ के बारे में, जिसने 100 साल पहले पूरे देवभूति राजवंश को चौंका दिया था और कई दशकों तक हेवनली ड्रैगन सूची में प्रथम स्थान पर रहा था। उसकी लंबी अनुपस्थिति के कारण उसे हेवनली ड्रैगन सूची से हटा दिया गया था। इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, कृपया आप जैसे बैठे थे वैसे ही बैठें। जैसे ही दिवेश ने हल्के से हाथ हिलाया तो वहां मौजूद सभी लोग वापस बैठ गए। मैंने उन 2 युवकों के बीच लड़ाई देखी। वे दोनों बहुत उत्कृष्ट हैं, विशेषकर यज्ञेश। उनकी ताकत बहुत विशिष्ट है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया। दिवेश ने लापरवाही से कहा। बिपिन नामक युवक भी अविश्वसनीय है। आखिरकार वह अभी केवल प्रोफाउंड गोल्ड कोर दायरे में है। एक बार जब वह कई वर्षों में असाधारण गोल्ड कोर दायरे को हासिल कर लेगा तो वह निश्चित रूप से यज्ञेश का समकक्ष होगा। यह अफसोस की बात है कि ये 2 उत्कृष्ट युवा शत्रु जीवन और मृत्यु के संघर्ष में लगे हुए हैं। अध्याय 157 नियम। जब ये बात आए तो दिवेश बहुत असहाय थे। सबसे पूर्वी शिकार बेहद क्रूर था और भयावह भी हो सकता था। एक छोटे साम्राज्य के रूप में देवभूति राजवंश केवल उन मध्यम आकार या बड़े साम्राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था जब शिकार में भाग लेने वाले सभी 15 प्रतिभाओं ने एक साथ काम किया। यदि आंतरिक संघर्ष होते तो यह उनकी मृत्यु के समान ही होता। इसलिए चूंकि बिपिन यज्ञेश के प्रति घृणा से भर गया था, इसलिए उनके बीच केवल एक ही व्यक्ति पूर्वी शिकार में भाग ले सकता था। दूसरे को इस चयन लड़ाई में रुकना होगा, दिवेश ने उदासीनता से कहा। अब लगभग समय आ गया है कि चलो शुरू करें। ये सुनकर उसके पास खड़े एक स्वर्ण बख्तरबंद जनरल ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और फिर चला गया खुले स्थान में जहां बड़ी संख्या में योद्धा एकत्र थे। सभी का ध्यान अभी भी बिपिन और यज्ञेश पर था। बिपिन, आपने लाइमलाइट चुरा ली है। बबन बिपिन के पास गए और मजाक किया। बिपिन ने कंधे उचकाकर इसकी शुरुआत की। मैं जानता हूं कि बबन की अभिव्यक्ति अचानक गरिमापूर्ण हो गई और उसने कहा, लेकिन आपको यज्ञेश से सावधान रहना चाहिए। वह आदमी काफी डरावना है। भयभीत बिपिन ने बबन पर नजर डाली।
सांसारिक ड्रैगन सूची में दूसरे स्थान पर रहे एक असाधारण प्रतिभा ने वास्तव में उसी स्तर के एक योद्धा का वर्णन करने के लिए इस शब्द का उपयोग किया था। वह बहुत डरावना है, बबन ने गंभीरता से कहा। 3 साल पहले मैंने उसके खिलाफ लड़ने के लिए चादुरियन के साथ मिलकर काम किया था, जिसका परिणाम ड्रॉ रहा था। लेकिन उस समय वह केवल प्रोफाउंड गोल्ड कोर दायरे में था। उस समय उसने अभी प्रोफाउंड गोल्ड कोर दायरे में प्रवेश किया था। यहाँ तक कि अभी भी नहीं चरम स्तर पर, लेकिन अब उनकी खेती असाधारण स्वर्ण कोर क्षेत्र के शिखर पर पहुँच गई है। उसकी साधना से उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। पिछले 3 वर्षों में उसकी प्रतिभा की गिनती करना तो दूर, सार क्षेत्र की उसकी समझ में भी जबरदस्त सुधार हुआ होगा। संक्षेप में, वह अब एक सर्वथा राक्षस है। यहाँ तक कि अगर मैं होता तो भी मुझे डर है कि मैं अब उनके प्रतिद्वंद्वी के रूप में योग्य नहीं हो पाऊंगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। चाडुरियन, जो पूरे समय चुप रहा, उसने भी धीमी आवाज में टिप्पणी की। हालांकि मैंने पिछले 3 वर्षों में उसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी है। जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे लगा जैसे वह उस स्तर पर पहुंच गया है जहां मैं भी नहीं पहुंच सकता। छूना। ओह, बिपिन की पुतली थोड़ी फैल गई। बबन और चादुरियन 2 लोग थे जो वास्तव में यज्ञेश से लड़े थे, लेकिन वे दोनों उससे डरते थे। बिपिन भी बेहद गंभीर थे। वह जानता था कि यज्ञेश असाधारण बलशाली है, लेकिन वह काफी ताकतवर भी थे। 2 साल पहले उसने ब्लड फेदर टॉवर से एक बैंगनी नकाबपोश हत्यारे को लगभग मार डाला था। 2 साल बाद उसकी ताकत बहुत अधिक हो गई थी। इस समय जूम सुनहरा कवच पहने जनरल अचानक मंच के ऊपर हवा में प्रकट हुआ और उससे तुरंत एक दमनकारी आभा निकलने लगी। कुछ देर के लिए पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। क्षेत्र के सभी योद्धा, यहाँ तक कि सांसारिक ड्रैगन सूची के विशेषज्ञ भी, इस आभा के उत्पीड़न से कांप रहे थे। यांग शून्य दायरे के बिपिन में भी डर का निशान दिखाई दिया। यिन यांग शून्य क्षेत्र को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, यिन शून्य और यांग शून्य। बाद वाला पूर्व की तुलना में अधिक मजबूत था। प्रत्येक क्षेत्र को 4 उप स्तरों में विभाजित किया गया था। प्रारंभिक गहन असाधारण और शिखर, जिन 2 बैंगनी नकाबपोश हथियारों का बिपिन ने क्लियरवाटर गढ़ में सामना किया, वे सभी प्रारंभिक यिन शून्य क्षेत्र में थे। वे यिन यांग शून्य क्षेत्र के विशेषज्ञों में सबसे कम थे। अर्थी ड्रैगन सूची के शीर्ष 20 विशेषज्ञों को यिन यांग शून्य क्षेत्र में योद्धाओं से मुकाबला करने में सक्षम माना जाता था, और शीर्ष 10 के पास यिन यांग शून्य क्षेत्र में योद्धाओं को मारने की ताकत भी थी। हालांकि यह केवल यिन शून्य स्तर को संदर्भित करता है, यिन यांग शून्य क्षेत्र का। यदि यह गहन यिन शून्य क्षेत्र होता तो यह एक पूरी तरह से अलग कहानी होती। ब्लिज़र्ड सिटी के गवर्नर लिन युन की तरह वह 2 साल पहले शांत मून झील के गहरे यिन शून्य दायरे में थे। जहां तक यांग शून्य क्षेत्र की बात है तो ये यिन शून्य क्षेत्र पैलेस की तुलना में अधिक दुर्जेय और अधिक भयानक था। ड्रैगन पैलेस से मास्टर्स व्हाइट और ब्लैक और ब्लड फेदर टॉवर से गौरव सभी यांग शून्य क्षेत्र में थे। इस समय प्रकट हुआ स्वर्ण बख्तरबंद जनरल यांग शून्य क्षेत्र का सर्वोच्च विशेषज्ञ था। हवा में निलंबित इस स्वर्ण बख्तरबंद जनरल ने अपनी आभा का उपयोग करके नीचे सभी को चुप करा दिया। फिर उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, 68 गोल्ड कोर दायरे के योद्धा जो चयन लड़ाई में भाग ले रहे हैं, उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए। इस चयन युद्ध का स्थान आपके बगल में क्लाउड पर्वत में है। क्लाउड पर्वत 15 विशाल पर्वतों से बने हैं। फिलहाल 15 पर्वतों में से प्रत्येक पर 15 आत्मा वाले जानवर हैं। इस चयन लड़ाई का लक्ष्य बहुत सरल है। आपको बस 15 जानवरों में से किसी एक को मारना है और उसका मूल प्राप्त करना है। चयन की लड़ाई 7 दिनों तक चलेगी। 7 दिनों के बाद वे 15 लोग जो मुझे कोर देंगे, चयन की लड़ाई में सफल होंगे।
इस स्वर्ण बख्तरबंद जनरल की आवाज शानदार थी और पूरे क्षेत्र में गूंजती थी, इसलिए क्षेत्र के सभी योद्धाओं ने उसे स्पष्ट रूप से सुना। आध्यात्मिक जानवरों को मार डालो और मूल को वापस लाओ। बिपिन की नजर थोड़ी केंद्रित हो गई और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब हो गई। उसने कई बार आत्मिक जानवरों से लड़ाई की, इसलिए वह उनसे नहीं डरता था। जिस बात ने उन्हें आश्चर्यचकित किया वह इस चयन लड़ाई की अवधि थी। बादल पर्वत अपेक्षाकृत छोटे थे। लोगों के एक समूह द्वारा खोज करने पर सभी 15 आत्मिक जानवरों को ढूंढा जा सकता था और आधे दिन में मार दिया जा सकता था। दूसरे शब्दों में सभी 15 कोर पर एक दिन के भीतर दावा किया जा सकता था। लेकिन चयन की लड़ाई 7 दिनों तक चलेगी। 7वें दिन से पहले अगर किसी के पास कोर भी हो तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। चयन लड़ाई को पार करने के लिए कोर केवल 7 दिन बाद ही स्वर्ण बख्तरबंद जनरल को सौंपा जा सकता था। हम 7 दिन वे बस हमें 7 दिनों तक लड़ते हुए देखना चाहते हैं। गोल्ड कोर दायरे के 68 योद्धा इस चयन लड़ाई में भाग ले रहे हैं। हालांकि 7 दिनों में केवल 15 विजेता होंगे। एक बार जब बिपिन ने इस चयन लड़ाई के नियमों को समझ लिया तो वह थोड़ा मुस्कुराए। उस स्वर्ण बख्तरबंद जनरल की आवाज गूंजती रही। 7 दिनों की चयन लड़ाई में कोई भी क्लाउड माउंटेन रेंज को तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक कि वह हार न मान ले। इसके अलावा आपको इस चयन युद्ध में मारने की भी अनुमति है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपकी ताकत कमजोर है तो यहाँ मरना आपकी नियति हो सकती है। इसी तरह जब तक आपके पास ताकत है तब तक आप अपने विरोधियों को मारकर चयन की लड़ाई में सफल होने के लिए जरूरी कोर हासिल कर सकते हैं। यदि आप पर किसी संप्रदाय या आपके द्वारा मारे गए व्यक्ति से जुड़े विशेषज्ञों द्वारा हमला किया जाता है तो हमारे गोल्डन ड्रैगन पैलेस के विशेषज्ञ आपकी मदद करेंगे। शब्दों की इस चयन लड़ाई में आप जो चाहें वह कर सकते हैं, लेकिन एक नियम है कि इस चयन युद्ध के दौरान अमृत को निगलना मना है, जो कम समय में आपकी साधना के स्तर को बढ़ा सकता है। जो कोई भी इस नियम को तोड़ता है उसे मार दिया जाएगा। अन्य तरीकों के लिए अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। ये सुनकर 68 गोल्ड कोर क्षेत्र विशेषज्ञ जो इस चयन लड़ाई में भाग ले रहे थे, कुछ लोगों को छोड़कर सभी गंभीर हो गए, जिन्हें अपनी ताकत पर भरोसा था। जाहिर है चयन की यह लड़ाई बहुत क्रूर होगी। अध्याय 158 बादल पर्वत श्रृंखला। इस समय दोपहर हो गई है। मुझे 7 दिनों में इस समय कोर दे दो, तभी तुम्हें चयन लड़ाई में उत्तीर्ण माना जाएगा। तभी तुम 2 महीने में पूर्वी शिकार में भाग ले सकते हो। अब हर कोई क्लाउड पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करता है। ये कहने के बाद कि स्वर्ण बख्तरबंद जनरल समाप्त हो गया था। मैदान में कई दर्जन आकृतियां बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत पास की पर्वत श्रृंखला की ओर सरक गईं। बिपिन, जेवियर, रोशनी और ड्रैगन पैलेस के अन्य 7 शिष्य भी अचानक आगे बढ़ गए। यज्ञेश सीधे मेघ पर्वत श्रृंखला की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह बिपिन को देखने से खुद को नहीं रोक सका। बिपिन ने भी यज्ञेश की ओर देखा। यज्ञेश ने अपना मुंह खोला और धीरे धीरे कुछ शब्द बोले। हालांकि वह बोला नहीं, लेकिन बिपिन शब्दों को समझ सका। आप मरे हुए आदमी हैं। हम कौन पहले मरता है यह अभी भी अनिश्चित है। बिपिन का चेहरा ठंडा था। बस एक पल में चयन लड़ाई में भाग लेने वाले 68 गोल्ड कोर क्षेत्र विशेषज्ञ पहले ही क्लाउड माउंटेन रेंज में प्रवेश कर चुके थे। वह एक सुदूर पर्वत श्रृंखला थी और आमतौर पर कम ही लोग उसमें प्रवेश करते थे, लेकिन अब वहां भयंकर और खूनी लड़ाई होगी। बिपिन, तुम लोगों को शुभकामनाएं, बबन ने कहा। गुड लक, बिपिन ने भी सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद बबन और ड्रैगन पैलेस के कई अन्य शिष्य तितर बितर हो गए। समान संख्या में कोर के साथ आत्मिक जानवरों की संख्या केवल 15 थी। कहने का तात्पर्य ये था कि केवल कुछ ही लोग कोर प्राप्त कर सकते थे।
यदि ड्रैगन पैलेस ड्रैगन के शिष्य एक साथ रहते तो उनकी कुल ताकत कुछ कोर प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होती। हालांकि कोर का वितरण एक बड़ी समस्या होती, इसलिए उन्होंने अलग अलग लड़ने का फैसला किया। दूसरा भाई, चौथी बहन, आप लोग कैसे हैं? विपिन ने पूछा। जेवियर ने ठंडे स्वर में कहा, मैं अपने दम पर कोर हासिल कर सकता हूँ। रोशनी ने कहा, मैं चयन की लड़ाई में जगह बनाने के लिए अपनी ताकत का भी इस्तेमाल करना चाहती हूँ। ठीक है, फिर हम तीनों भी अलग हो जाएंगे। हम सभी को सावधान रहना चाहिए। भले ही कोर मिलना संभव न हो, इसके बारे में चिंता न करें। जीवित रहना अधिक महत्वपूर्ण है। विपिन ने कहा, हम रोशनी और मुझे केवल अर्थी ड्रैगन लिस्ट के सामान्य विशेषज्ञों का सामना करना है। दूसरी ओर आपको यज्ञेश का सामना करना है। आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अपने आप को खतरनाक स्थिति में न डालें। अपने होंठ सिकोड़कर जेवियर तुरंत वहां से चला गया। विपिन, तुम्हें सावधान रहना होगा, रोशनी ने गंभीरता से कहा। चिंता मत करो, विपिन मुस्कुराया, लेकिन जल्द ही उसने मुस्कुराहट वापस ले ली और रोशनी से पूछा, मुझे तुमसे पूछने दो। थोड़ी देर विपिन से बात करने के बाद रोशनी भी अकेली चली गई। विपिन ने अपनी नाक को छुआ। इसके तुरंत बाद उसने अपना सिर उठाया और अपने सामने विशाल पर्वत की ओर देखा। मैं बस इसे ही चुनूंगा, मुस्कुराहट के साथ विपिन आगे बढ़ा और पहाड़ की ओर सरक गया। पहाड़ बहुत विशाल था। पहाड़ बहुत शांत होने पर भी एक आध्यात्मिक जानवर को खोजने में कुछ समय लगा। लेकिन ठीक उसी क्षण हाउल पास के एक अन्य पर्वत से भयंकर दहाड़ सुनाई दी, जिसके बाद अत्यंत हिंसक आभा उत्पन्न हुई। आभा को देखकर क्लाउड माउंटेन रेंज में गोल्ड कोर क्षेत्र के विशेषज्ञ चौंक गए। यिन यांग शून्य क्षेत्र, जैसा कि अपेक्षित था, ये यिन यांग शून्य क्षेत्र में एक आत्मिक जानवर है। आभा से पता चलता है कि यह यिन यांग शून्य क्षेत्र में एक साधारण आध्यात्मिक जानवर होना चाहिए। ये गोल्ड कोर क्षेत्र विशेषज्ञ पहले ही समझ चुके हैं। जब उन्हें स्वर्ण बख्तरबंद जनरल द्वारा सूचित किया गया कि क्लाउड माउंटेन रेंज में 15 आध्यात्मिक जानवर थे, तो उनमें से अधिकांश ने पहले ही पता लगा लिया था कि उन जानवरों को यिन यांग शून्य क्षेत्र में होना चाहिए। चयन की लड़ाई में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी देवभूति राजवंश के सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभावान थे। उनमें से सबसे कमजोर इतना मजबूत था कि प्रारंभिक यिन शून्य क्षेत्र के विशेषज्ञों को हरा सकता था, जबकि सांसारिक ड्रैगन सूची में शीर्ष 10 में सबसे मजबूत व्यक्ति विशेषज्ञों को मार सकता था। प्रारंभिक यिन शून्य क्षेत्र इतनी उच्च स्तरीय चयन लड़ाई में उनके लिए गोल्ड कोर क्षेत्र में आध्यात्मिक जानवरों का सामना करना असंभव था। इसलिए जब उन्होंने इस आध्यात्मिक जानवर की आभा देखी तो उनमें से कोई भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। पहला जानवर पहले ही खोजा जा चुका है। यह निश्चित नहीं है कि इसे कौन प्राप्त करेगा, हालांकि विपिन ने सोचा, लेकिन उसने तुरंत इस विचार को अपने दिमाग में डाल दिया। इसके बजाय उसने इस पहाड़ पर पूरा ध्यान दिया, जिसमें एक आध्यात्मिक जानवर भी था। 15 पर्वतों में से प्रत्येक में एक आत्मिक जानवर है। बूम! पहाड़ की चोटी से अचानक एक धधकती हुई ऊर्जा गरजने लगी। तुरंत अपना सिर उठाने के बाद विपिन ने एक भयंकर आध्यात्मिक शक्ति का उतार चढ़ाव देखा। उसी समय उन्हें एक बहुत ही हिंसक आभा का एहसास हुआ। हा, वह आत्मिक जानवर वहां है। चमकती आंखों के साथ विपिन पहाड़ की चोटी की ओर सरक गया। उसी समय वहां 3 अन्य गोल्ड कोर रियल्म विशेषज्ञ भी थे, जिन्होंने इस पर्वत पर नजर डाली। कुछ ही क्षणों में विपिन और अन्य 3 पहाड़ की चोटी पर दिखाई दिए। साथ में गोल्ड कोर रियल्म योद्धा भी था, जो पहले से ही उस आध्यात्मिक जानवर से लड़ रहा था। इस पहाड़ पर 5 लोग थे। जब विपिन सामने आया तो बाकी चारों ने एक साथ उसकी ओर देखा। ये समझ में आता है कि चयन की लड़ाई से पहले विपिन की यज्ञेश के साथ भयंकर लड़ाई हुई और लड़ाई बराबरी पर समाप्त हुई।
उनकी ताकत को पहले से ही सभी ने पहचाना था। वह निश्चित रूप से इस चयन की लड़ाई में सबसे भयानक विशेषज्ञों में से एक थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह ध्यान आकर्षित करेंगे। हुआ बिपिन ने 4 विशेषज्ञों के बजाय केंद्र में आत्मा जानवर को देखा। यह एक तेंदुए की आत्मा वाला जानवर था जिसके पूरे शरीर पर बैंगनी बादल की तरह एक बैंगनी पैटर्न था। आत्मा का जानवर बड़ा नहीं था, लेकिन उससे एक आश्चर्यजनक और हिंसक आभा निकल रही थी। राक्षसी बादल तेंदुआ। बिपिन मुस्कुराया क्योंकि उसने पहले ही इसकी पहचान कर ली थी। इसके तुरंत बाद उसने चारों की ओर देखा और बुदबुदाया। उनके लिए अपनी ताकत से राक्षसी बादल तेंदुए को मारना आसान होना चाहिए। हालांकि वे चारों ओर इंतजार कर रहे हैं। जाहिर तौर पर वे किसी बात को लेकर चिंतित हैं। बिपिन सही थे, वे सभी कुछ चीजों को लेकर चिंतित थे और वह उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। बिपिन, हम 4 लोगों को आपसे पहले ये राक्षसी बादल तेंदुआ मिला। ये हम चारों के बीच एक प्रतियोगिता होनी चाहिए। आप कहीं और जाएं। उन चारों में से एक लाल वस्त्रधारी महिला ने कहा। लाल वस्त्र वाली यह महिला चारों में से सबसे ताकतवर थी और उसे अर्थी ड्रैगन सूची में 8वां स्थान भी मिला था। डेमन गर्ल प्रिया अर्थी ड्रैगन सूची में 8वें स्थान पर है। रैंकिंग के अनुसार प्रिया उनसे ऊपर थी, लेकिन चयन की लड़ाई से पहले बिपिन और यज्ञेश के बीच भयंकर लड़ाई का अनुभव करने के बाद प्रिया को उन्हें देखकर कुछ आशंका महसूस हुई। यह एक चयन लड़ाई है। भले ही आप लोगों को कोर मिल जाए, फिर भी मैं इसे आपसे ले सकता हूँ। इसका उल्लेख नहीं है कि आपने अभी तक राक्षसी बादल तेंदुए को नहीं मारा है। आपके पास मुझे छोड़ने की शक्ति नहीं है, बिपिन ने कहा और ठंडे स्वर में मुस्कुराया। ट्रिपल किल तलवार को अपने म्यान से बाहर निकालते हुए एक भयंकर तलवार का सार अचानक बाहर निकल आया। अगर तुम जाने को तैयार नहीं हो तो मुझे तुम्हें बाहर निकालना होगा। प्रिया ने हाथ में एक्वामरीन लॉन्ग विप लेकर ठंडे स्वर में कहा। अध्याय 159। 3 पट्टियां, एक चाबुक। बिपिन विचित्र ढंग से मुस्कुराया। हुश प्रिया की राक्षसी और मोहक छवि तुरंत हिल गई। एक ग्लैमरस वाइपर की तरह प्रिया एक्वामरीन के लंबे चाबुक को उछालते हुए बिपिन के सामने प्रकट हुई। उस समय लहरों की कई धारियां बिना रुके घूम रही थीं। बिपिन को लगा कि उसे भंवर ने खींच लिया है और असीम समुद्री पानी उसकी ओर निचोड़ा हुआ है। इस स्तर की ताकत के साथ आप अर्थी ड्रैगन सूची में 8वें स्थान पर आने के योग्य हैं। बिपिन थोड़ा मुस्कुराए और फिर ट्रिपल किल तलवार से वार किया। उग्र पवन तलवार एसेंस अचानक एक उग्र पवन ड्रैगन बनाते हुए आगे बढ़ी, जो सब कुछ जलाने और फाड़ने जैसा लग रहा था। एक क्षण में वह अंतहीन लहर प्रचंड शक्ति के साथ चारों ओर बिखर गई, जिसे देखकर प्रिया हैरान रह गई। पहले जब उसने बिपिन को मंच पर यज्ञेश से लड़ते हुए देखा था तो वह बता सकती थी कि बिपिन मजबूत है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि कितना मजबूत है। आखिरकार उसने व्यक्तिगत रूप से बिपिन की तलवार की ताकत का अनुभव नहीं किया था, लेकिन अब वह इसका अनुभव कर रही थी। ये बहुत मजबूत है। अगर मैं उसके साथ करीबी मुकाबले में लड़ूं तो मैं तुरंत हार जाऊंगा। हालांकि प्रिया हैरान थी, लेकिन वह शांत दिख रही थी। जब बिपिन अपनी लंबी तलवार से उसकी ओर वार कर रहा था तो उसकी आंखों में ठंडी रोशनी की एक रेखा चमकने के साथ उसकी आकृति पीछे हटने लगी। भाड़ में जाओ, प्रिया दहाड़ने लगी। तभी हवा में बहती रोशनी की 3 धारियां आश्चर्यजनक गति से बिपिन के सामने आ गईं। छुपे हुए हथियारों से बिपिन के मुंह के कोने बहुत आसानी से मुड़ गए। बिपिन की तलवार से पृथ्वी के तलवार का एक विस्फोट बहते हुए प्रकाश की 3 धारियों को आसानी से पार कर गया। जबकि धारियां नीचे गिर रही थीं, बिपिन ने पहचान लिया कि वे 3 छोटे विलो पत्ती के चाकू थे जो हरे काले तरल से ढके हुए थे। जाहिर है वह जहर था। तुम शातिर हो,
तुम्हें दानव बालक बिपिन कहना वास्तव में सही है। और उसकी तलवार की छाया अचानक आगे बढ़ गई। प्रिया केवल अपना लंबा चाबुक लहराने और उसे टालने की पूरी कोशिश कर सकती थी। हालांकि बिपिन की तलवार के वार बहुत तेज और शक्तिशाली थे। लगातार 6 चालें प्रदर्शित की गईं और वे सभी बेहद शक्तिशाली थीं। 6 चालों के बाद प्रिया के हाथ कांप रहे थे और सुन्न हो गए थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका फिगर तेजी से पीछे हट रहा था। प्रिया, अगर तुम दोबारा मेरे रास्ते में आओगी तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम कल सूरज नहीं देख पाओगी। बिपिन ने ठंडी आंखों से प्रिया की ओर देखा। प्रिया को अर्थी ड्रैगन सूची में 8वां स्थान मिला था। उसे मारने में थोड़ा समय लगेगा। प्रिया की अभिव्यक्ति उदास हो गई। हालांकि वह गुस्से में थी, लेकिन अब इसे दिखाने का समय नहीं था। लेकिन उस पल अचानक जोर की चीख सुनाई दी। बिपिन और प्रिया ने तुरंत चीख की दिशा में देखा। दोनों के भाव तुरंत बदल गए। उन्होंने देखा कि राक्षसी मेघ तेंदुआ जमीन पर खड़ा है और उसके सामने एक शव पड़ा हुआ है। शरीर से अलग किया हुआ सिर राक्षसी मेघ तेंदुए के मुंह में था। भयंकर मार से उसका सिर तुरंत कुचल दिया गया। क्या हुआ? बिपिन और प्रिया दोनों हैरान थे। जब वे लड़ रहे थे तो शेष 3 लोगों ने राक्षसी बादल तेंदुए पर हमला करना शुरू कर दिया। वे सभी सांसारिक ड्रैगन सूची के विशेषज्ञ थे, जो सूची में 30वें से 40वें रैंक तक थे। तार्किक रूप से कहें तो उनमें से कोई भी यिन यांग शून्य में एक जानवर को हरा सकता था। दायरे यदि वे एक साथ काम करते तो यह एक राक्षसी बादल तेंदुए को मारने के लिए पर्याप्त से अधिक था। लेकिन इसके बजाय ये राक्षसी बादल तेंदुआ था जिसने किसी को मार डाला। इस राक्षसी मेघ तेंदुए को बिपिन ने इस बार फिर से आश्चर्य से देखा। वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके पेट पर बैंगनी बादल की 3 धारियां थीं। 3 धारियां। बिपिन को सदमा लगा। 3 धारियों वाली राक्षसी मेघ तेंदुआ। प्रिया भी हैरान थी। राक्षसी बादल तेंदुए एक प्रकार के वरिष्ठ आत्मा जानवर देवभूति राजवंश में दुर्लभ थे और उनमें से अधिकांश गोल्ड कोर क्षेत्र में थे। यिन यांग शून्य क्षेत्र में राक्षसी बादल तेंदुए के लिए यह अनुमान लगाया गया था कि पूरे देवभूति में केवल 1 या 2 ही मौजूद थे। राजवंश राक्षसी बादल तेंदुओं के 3 स्तर थे। स्तर उनके पेट पर बैंगनी बादलधारियों की संख्या पर आधारित थे। सबसे सामान्य राक्षसी बादल तेंदुए के पास केवल एक बैंगनी बादल की पट्टी थी। 2 बैंगनी बादलधारियों वाला राक्षसी बादल तेंदुआ बहुत दुर्लभ था। जहां तक 3 बैंगनी बादलधारियों की बात है तो 100 राक्षसी बादल तेंदुओं में से एक को ढूंढना संभव नहीं हो सकता है। प्रत्येक स्तर पर राक्षसी बादल तेंदुओं की ताकत में भारी विसंगति थी। यिन यांग शून्य क्षेत्र में एक राक्षसी बादल तेंदुए के लिए यदि उसके पास एक धारी होती तो ये प्रारंभिक यिन शून्य क्षेत्र में सबसे आम विशेषज्ञों के बराबर होता। 3 धारियों वाले राक्षसी बादल तेंदुए की तुलना निश्चित रूप से शिखर पर एक विशेषज्ञ से की जा सकती थी। आरंभिक यिन शून्य क्षेत्र शायद गहन यिन शून्य क्षेत्र का विशेषज्ञ भी। जब वे पहुंचे तो उन्होंने मान लिया कि राक्षसी बादल तेंदुआ केवल एक धारी वाला एक सामान्य राक्षसी बादल तेंदुआ था। किसी ने ध्यान नहीं दिया था। अब उन्हें एहसास हुआ कि यह एक बड़ी गलती थी। मैंने सोचा था कि क्लाउड माउंटेन रेंज में 15 स्पिरिट जानवर यिन यांग शून्य क्षेत्र में आम स्पिरिट जानवर थे। जाहिर तौर पर मैं गलत था। 15 जानवरों में से कुछ शक्तिशाली और भयानक स्पिरिट जानवर हैं, जैसे कि 3 धारीदार राक्षसी क्लाउड तेंदुआ। बिपिन ने कहा एक धीमी आवाज। 3 धारीदार राक्षसी बादल तेंदुए की खोज के बाद यिन यांग शून्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में विशेषज्ञ नीचे की हर चीज को देखने के लिए बादल पर्वत श्रृंखला के ऊपर हवा में एकत्र हुए। वे अपनी स्थिति से क्लाउड पर्वत श्रृंखला में होने वाली हर चीज को देख सकते थे।
हाहा, इन साथियों ने वास्तव में सोचा था कि उन 15 आत्मिक जानवरों को आसानी से हरा दिया जाएगा। उन्होंने इस चयन युद्ध की क्रूरता को कम करके आंका। ऐसा लगता है कि सभी 15 आत्मिक जानवर केवल सामान्य यिन यांग शून्य क्षेत्र में हैं। लेकिन उनमें से 3 अद्वितीय आत्मिक जानवर हैं जिनकी ताकत गहन यिन शून्य क्षेत्र के करीब है। उनके साथ निपटना कठिन है। ये 3 धारीदार राक्षसी बादल तेंदुआ है, केवल पहला वाला। 2 अन्य आत्मिक जानवर हैं जो गहन यिन शून्य क्षेत्र के करीब हैं और वे जल्द ही इन छोटे साथियों से मिलेंगे। इन छोटे साथियों के लिए ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। यिन यांग शून्य क्षेत्र के विशेषज्ञ लापरवाही से बात कर रहे थे। पहाड़ की चोटी पर बिपिन की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई थी। हालांकि प्रिया और अन्य 2 सांसारिक ड्रैगन सूची विशेषज्ञों की निगाहें इस 3 धारीदार राक्षसी बादल तेंदुए को देखने के बाद भय से भर गईं। 3 धारियों वाला राक्षसी बादल तेंदुआ यिन यांग शून्य क्षेत्र में है। भले ही मैं इसे अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता हूँ, मुझे डर है कि मैं इसे नहीं मार सकता। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए प्रिया ने तुरंत निर्णय लिया और बिपिन की ओर देखा। बिपिन, आप चाहते थे कि मैं रास्ते से हट जाऊं, इसलिए मैं छोड़ दूंगा। ये राक्षसी बादल तेंदुआ आपका है। मुझे आशा है कि आप इसे संजोएंगे और इसकी अच्छी देखभाल करेंगे। इसके बाद प्रिया बिना किसी हिचकिचाहट के वहां से मुड़ी और चली गई। अध्याय 160 भयंकर युद्ध। प्रिया के जाने के बाद बाकी दोनों एक्सपर्ट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वो भी चले गए। उनमें से किसी में भी यिन यांग शून्य क्षेत्र में इस 3 धारीदार राक्षसी बादल तेंदुए का सामना करने का आत्मविश्वास नहीं था। पूरे पर्वत शिखर पर बिपिन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इस राक्षसी बादल तेंदुए से लड़ने के लिए रुका था। तलवार मकबरे में 2 साल की गहन खेती के दौरान मेरी ताकत में बहुत सुधार हुआ। हालांकि तलवार मकबरे को छोड़ने के बाद से मैंने किसी लड़ाई में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन ये 3 धारियों वाला राक्षसी बादल तेंदुआ बिपिन की आंखों के सामने जानवर को देख रहा है। युद्ध के इरादे से चमका। वास्तव में जब से उसने तलवार का मकबरा छोड़ा, उसने कई बार लड़ाई लड़ी, लेकिन उनमें से कोई भी भयंकर लड़ाई नहीं थी। प्रतिद्वंद्वी उसके मुकाबले के लिए बहुत कमजोर थे। क्लियरवाटर गढ़ में नरसंहार एक अच्छा उदाहरण था। जबकि 2 बैंगनी नकाबपोश हत्यारों का सामना करते हुए उसने आसानी से उनमें से एक को मार डाला। जब उन्होंने हेवनली पैलेस को चुनौती दी तो उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन विरोधी सिर्फ कठपुतलियां थे। उनकी ताकत केवल उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त थी, न कि उन्हें जीवन और मृत्यु की लड़ाई माना जाए। अब तक उसने वास्तव में भीषण लड़ाई का अनुभव नहीं किया था। केवल एक वास्तविक भयंकर युद्ध ही उसे पिछले 2 वर्षों में तलवार मकबरे में की गई प्रगति को पूरी तरह से पचाने में मदद करेगा। ये 3 धारीदार राक्षसी बादल तेंदुआ, जिसके पास गहन यिन शून्य क्षेत्र के करीब युद्ध की ताकत थी, उसे चुनौती देने में पूरी तरह से सक्षम था। चलो, एक राक्षसी युद्ध के इरादे से बिपिन का शरीर बहती हुई रोशनी की तरह चमक उठा और एक तेज तलवार की तरह आगे बढ़ गया। मानव राक्षसी बादल तेंदुए की आंखें खून से लाल थीं और शक्तिशाली हत्या के इरादे से उभर रही थीं। यिन यांग शून्य क्षेत्र में एक आध्यात्मिक जानवर होने के नाते इसकी बुद्धि एक इंसान के समान थी। जब मानव विशेषज्ञ ने इसे पकड़ा तो बताया गया कि यह तब तक जीवित रह सकता है जब तक ये 7 दिनों तक जीवित रहे। एक आत्मिक जानवर के रूप में इसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति बहुत मजबूत थी। भाड़ में जाओ। दहाड़ते हुए राक्षसी बादल तेंदुआ अचानक बिपिन से भी तेज गति से आगे बढ़ा। वह तुरंत अपने तेज पंजे बिपिन की ओर लहराते हुए बिपिन के सामने आ गया। ये पंजे ऐसे लग रहे थे जैसे ये दुनिया को चीर सकते हैं। बिपिन ने एक साथ उग्र पवन तलवार सार जारी किया। ट्रिपल किल तलवार अचानक एक विशाल अग्नि ड्रैगन की तरह आगे बढ़ी।
निराकार तलवार कला की 8वीं चाल। बिपिन ने अपनी पूरी ताकत से यह चाल चली। टकराना। इसके तुरंत बाद एक गहरी टक्कर की आवाज सुनाई दी और राक्षसी बादल तेंदुआ तुरंत पीछे हट गया। शुद्ध शक्ति के मामले में मैं अधिक मजबूत हूँ। बिपिन मुस्कुराए और बुदबुदाए। उनके पास एक सर्वोच्च स्वर्ण कोर था, इसलिए गहरे स्वर्ण कोर क्षेत्र में भी उनकी शक्ति एक नए स्तर तक पहुंचने में सक्षम थी। लेकिन मुख्य कारण उनकी तलवार कला थी। निराकार तलवार कला के साथ उग्र पवन तलवार सार का उपयोग करने से उनकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। उनकी ताकत थी राक्षसी बादल तेंदुए से भी बड़ा। हुश। बिपिन ने अपनी दूसरी चाल को ट्रिपल किल तलवार से फिर से प्रदर्शित किया। उन्होंने फॉर्मुलेस तलवार कला की 8वीं चाल का एक बार फिर उपयोग किया, लेकिन राक्षसी बादल तेंदुआ मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि वह ताकत के आधार पर नहीं जीत सकता, इसलिए उसने अपनी गति से जीतने का लक्ष्य रखा। एक झटके के साथ जानवर बिपिन के हमले से बच गया। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला और अपने ठंडे दांत दिखाए, उसके चारों पैर जमीन पर लगे, सीधे बिपिन के सिर की ओर झपटा। राक्षसी बादल तेंदुए से लड़ते हुए पिछले सांसारिक ड्रैगन सूची विशेषज्ञ की मृत्यु बिल्कुल इसी तरह हुई थी। बिपिन बिल्कुल भी नहीं घबराए। उन्होंने तुरंत अग्निमय पवन तलवार सार को पृथ्वी तलवार सार में बदल दिया। पुनर्जन्म तलवार कौशल का प्रदर्शन करते हुए उनकी लंबी तलवार ने राक्षसी बादल तेंदुए को सीधे अवरुद्ध कर दिया, क्योंकि वह अंदर बंद हो गया और हमला करने के लिए तैयार हो गया। टकराना। इस टक्कर से बिपिन और राक्षसी बादल तेंदुआ दोनों पीछे की ओर पीछे हट गए। ये राक्षसी बादल तेंदुआ बहुत तेज चलता है और यह बहुत लचीला है, बिपिन बुदबुदाया। इस मानव ने स्पष्ट रूप से राक्षसी बादल तेंदुए ने देखा कि बिपिन उस व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था जिसे उसने अभी मारा था। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने फिर से जोरदार हमला किया। जब ये हो रहा था तो क्लाउड पर्वत श्रृंखला के ऊपर हवा में एकत्र हुए विशेषज्ञ ये सब देख रहे थे। वह युवक बिपिन क्या कर रहा है? क्या वह सचमुच राक्षसी बादल तेंदुए से लड़ रहा है? वास्तव में मूर्ख। 3 धारियों वाले राक्षसी बादल तेंदुए को मारना आसान नहीं है। उसे उस पहाड़ को छोड़ देना चाहिए और इस राक्षसी बादल तेंदुए से लड़ने में समय बर्बाद करने के बजाय अन्य आध्यात्मिक जानवरों से लड़ना चाहिए। अन्य जानवर बहुत आसान हैं। वास्तव में राक्षसी बादल तेंदुए से लड़ना बेवकूफी है। प्रिया चतुर थी। उसने जाने का फैसला किया और तुरंत दूसरे पहाड़ पर चली गई। वह समझ गई कि इस राक्षसी बादल तेंदुए से निपटना आसान नहीं है। पहाड़ में आत्मा वाले जानवरों के साथ वह साधारण ताकत रखने के लिए गई थी। साथ ही वह वहां सबसे मजबूत विशेषज्ञ है, इसलिए उसके पास कोर पाने का बहुत अच्छा मौका है। वह इस राक्षसी बादल तेंदुए का तो जिक्र ही नहीं, यज्ञेश से भी नहीं डरता। एक मूर्ख लड़का, कितना उतावला इंसान है। शिखर विशेषज्ञ बेतुकी बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। ड्रैगन पैलेस के 2 पैलेस मास्टर्स जो उनमें से थे, उन्होंने जो कहा उसे सुनने के बाद उनके चेहरे उदास हो गए। वह क्या कर रहा है? क्यों न उसे छोड़ दिया जाए और अन्य आत्मिक जानवरों को मार डाला जाए, पैलेस मास्टर व्हाइट ने कहा और भौहें सिकोड़ लीं। शिखर विशेषज्ञों में से केवल एक ही व्यक्ति ने बिपिन के उद्देश्य को समझा। वह दिवेश था। क्या ये छोटा लड़का खुद को प्रशिक्षित करने के लिए इस 3 धारीदार राक्षसी बादल तेंदुए का उपयोग कर रहा है? प्रशिक्षण। हाँ, वह प्रशिक्षण ले रहा था। बिपिन को भीषण युद्ध में भाग लेते हुए 2 वर्ष से अधिक समय हो गया है। 3 धारियों वाले राक्षसी बादल तेंदुए से उसकी लड़ाई का कारण यह नहीं था कि वह मूर्ख या आवेगी था। उसका अपना उद्देश्य था भीषण युद्ध का अनुभव करना। वह एक तीव्र लड़ाई के लिए उत्सुक था। साथ ही इस तेज तर्रार लड़ाई के दौरान वह पिछले 2 वर्षों में की गई महान प्रगति को धीरे धीरे पचा रहा
था। बिपिन और राक्षसी बादल तेंदुआ लंबे समय से पहाड़ की चोटी पर लड़ रहे थे। अच्छा, ये बहुत अच्छा लगता है। बिपिन के माथे से पसीना छूट गया, लेकिन वह उत्तेजित हो रहा था। मैं लंबे समय से इतना संतुष्ट नहीं हूँ। प्रतिद्वंद्वी सिर्फ एक आध्यात्मिक जानवर है, लेकिन मेरा पूरा शरीर सहज महसूस करता है, लेकिन ये काफी है। बिपिन ने अपना सिर उठाया और राक्षसी बादल तेंदुए की ओर देखा। राक्षसी मेघ तेंदुआ अभी अभी इस लड़ाई में अपनी पूरी ताकत से टूट पड़ा था, लेकिन बिपिन ने केवल अग्निमय पवन तलवार सार और पृथ्वी तलवार सार प्रदर्शित किया था। पहले का उपयोग हमला करने के लिए किया गया था और बाद वाले का उपयोग रक्षा के लिए किया गया था। बिना कोई खामी छोड़े अपराध और बचाव को संयुक्त रूप से प्रदर्शित किया गया था। हालांकि उन्होंने लड़ाई के दौरान कभी भी वाटर ड्रॉप तलवार सार का प्रदर्शन नहीं किया था। इसे खत्म करने का समय आ गया है। एक गहरी सांस लेने के बाद बिपिन ने फिर से अपनी लंबी तलवार से हिंसक वार किया, लेकिन जैसे ही तलवार की रोशनी आगे बढ़ी, इस बार उसमें जो कुछ था वह भयानक उग्र पवन तलवार सार नहीं था, बल्कि मूसलाधार जलबूंद तलवार सार था। अचानक तलवार की रोशनी धुंध की तरह हवा में उड़ गई और हवा में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। राक्षसी बादल तेंदुए को तुरंत महसूस हुआ कि तलवार का सार सभी दिशाओं से ज्वार की तरह उसकी ओर बढ़ रहा है। वह इस बहती हुई तलवार के सार से बचने की कोशिश में अपने पंजों को लगातार हिलाता और फाड़ता हुआ फिसल गया। हालांकि जितना अधिक उसने संघर्ष किया, वह उतना ही अधिक गहराई में डूब गया।